हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हमने अपने एसएफएम के रिवीजन लेक्चर से स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला रिवीजन लेक्चर था अपना डेरिवेटिव चैप्टर का। डेरिवेटिव चैप्टर जितना भी था पूरा अपन ने रिवाइज कर लिया था। अब अपन स्टार्ट करें इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर न्यू कोर्स के अंदर है, तो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग अपन पूरा रिवाइज करने वाले हैं। तो ये लेक्चर क्या ओल्ड कोर्स के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल ये ओल्ड कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं ओल्ड कोर्स में, ये सारे के सारे टॉपिक इंडियन कैपिटल मार्केट चैप्टर के अंदर है। तो ये रिवीजन लेक्चर न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब इस चैप्टर में अपन रिवाइज क्या करने वाले हैं, इसमें समझने क्या वाले हैं, देखो नाम से आपको समझ में आना चाहिए इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। हमें इंटरेस्ट रेट की जो रिस्क है, इंटरेस्ट रेट की रिस्क क्या हो सकती है कि हमें मनी बोरो करनी है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, इसकी रिस्क, और मनी इन्वेस्ट करनी है तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगी, इसकी रिस्क, उसको मैनेज करना है। तो इसके लिए आपके पास डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है। मतलब ये भी इस चैप्टर में भी जो हम पढ़ने वाले हैं सब कुछ डेरिवेटिव ही पढ़ने वाले हैं, बस इसका एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जितना भी हम पढ़ेंगे सब इंटरेस्ट रेट रिलेटेड पढ़ेंगे। डेरिवेटिव चैप्टर में अपन ने देखा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था हमारी अंडरलाइंग असेट मेजरली क्या थी, सिक्योरिटीज और कमोडिटीज। ये हमने डेरिवेटिव चैप्टर में देखा था। इस चैप्टर में क्या होगा, हम इंटरेस्ट रेट को अंडरलाइंग असेट मानेंगे। इंटरेस्ट रेट हमारी जब अंडरलाइंग असेट होगी तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, फ्यूचर कैसे होगा और ऑप्शन कैसे होगा आपका। तो इस चैप्टर में समझते हैं कैसे कैसे आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट FRA, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। जो आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखा था डेरिवेटिव चैप्टर में, बस वही है। वहां पर आपकी अंडरलाइंग असेट सिक्योरिटी, शेयर्स या फिर आपकी कमोडिटीज थी। यहाँ पर आपकी अंडरलाइंग असेट हो जाएगी इंटरेस्ट। देखो मैंने आपको बताया था अंडरलाइंग असेट आपकी कुछ भी हो सकती है, सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं, कमोडिटीज भी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट भी हो सकती है, स्टॉक इंडेक्स भी हो सकता है और करेंसी भी हो सकता है। स्टॉक इंडेक्स, कमोडिटीज और सिक्योरिटीज, इन सब अंडरलाइंग असेट के जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे हमने डेरिवेटिव चैप्टर में सीखा। फॉरेन करेंसी जिनमें भी अंडरलाइंग असेट होती है वो वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हम फॉरेक्स चैप्टर में देखते हैं, और इंटरेस्ट रेट जिनमें भी अंडरलाइंग असेट होती है वो वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट FRA सबसे पहला डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है इंटरेस्ट रेट को रिस्क को बचने के लिए। इंटरेस्ट रेट की रिस्क से बचने के लिए सबसे पहला डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट FRA। इसका नाम बदल दिया गया, FRA इसका नाम रख दिया। अब इसका मतलब क्या है समझो। यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 6 महीने बाद लोन लेना है 1 साल के लिए। आज से 6 महीने बाद मुझे लोन लेना है 1 साल के लिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। तो मैं बैंक वाले के पास गया, बैंक वाले को बोला कि भैया मेरे को 6 महीने बाद लोन चाहिए 1 साल के लिए। तो उसके लिए आप एक एग्रीमेंट फिक्स कर लो, जिसमें आप मुझे आज ही बता दो इंटरेस्ट क्या चार्ज करोगे। आपसे 1 करोड़ का लोन लूंगा, तो बैंक वाले ने बोला 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मार्केट में कुछ भी रेट हो उस दिन। तो यही है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। हमने ट्रांजैक्शन का अमाउंट फिक्स कर लिया, इंटरेस्ट रेट फिक्स कर ली, कब लोन लूंगा और कितने पीरियड का लोन लूंगा वो आज ही फिक्स कर लिया, लेकिन लोन का ट्रांजैक्शन कब होगा, आज से 6 महीने बाद। तो ये है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट। इसे हम जनरली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरेस्ट रेट बोलेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट के लिए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है। मैं पैसा उधार पे लेने के लिए भी FRA कर सकता हूँ और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, आज सपोज 8% इंटरेस्ट रेट है और मुझे लग रहा है कि 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। तो मैंने बैंक वाले से कॉन्टैक्ट किया कि भैया एक आप कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लो कि आप मुझे 6 महीने बाद 1 साल के लिए लोन किस इंटरेस्ट रेट पे दोगे। मुझे लग रहा है शायद 13-14% इंटरेस्ट रेट हो जाए। बैंक वाले ने बोला 10% पे हम कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लेते हैं। उस दिन फिर जो भी रेट होगी उस अकॉर्डिंग मुझे या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। मान लो 6 महीने बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो जाती है 14%, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 10% पे, तो मुझे तो 10% पे लोन मिल जाएगा, यानी मुझे तो फायदा हो गया। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर उस दिन इंटरेस्ट रेट हो जाती है मार्केट में 7%, मैंने 10% पे कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मेरे को नुकसान हो गया। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता बैंक वाले को यार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इनमें मैंने बताया था इनको आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ता है। अब इस केस में बैंक वाले को फायदा हो जाएगा। पूरा पहले वाले केस में मुझे फायदा हो रहा था, बैंक वाले को नुकसान हो रहा था। बैंक को हम जनरली डीलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीलर बोलेंगे। ठीक है। ऐसे ही मेरे को 6 महीने बाद पैसे इन्वेस्ट करने, मेरे पास 6 महीने बाद कहीं से 1 करोड़ रुपए आने वाले हैं जिनको मुझे इन्वेस्ट करना है। आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रेट 4% है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट पर गिर जाएगी, हो सकता है 2% हो जाए। तो मैं बैंक वाले के पास गया, मैंने बोला है 6 महीने बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपए आएंगे इन्वेस्ट करने, लेकिन मुझे डर लग रहा है रेट गिर जाएगी। तो बैंक वाले ने बोला डरो मत, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, FRA कर लेते हैं, आप 3.5% पर इन्वेस्ट कर देना, आज ही फिक्स कर लेता हूँ। उस दिन कुछ भी इंटरेस्ट रेट हो आप 3.5% पे कर लेना। अब मान लो उस दिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट 2% हो जाती है, मुझे फायदा हो गया क्योंकि मैं तो 3.5% पे इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन बैंक वाले को नुकसान हो गया। लेकिन इसका रिवर्स सिचुएशन, अगर मान लो मार्केट में उस दिन इंटरेस्ट रेट हो जाती है 4.5% और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 3.5, यानी मुझे नुकसान हो गया। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो 4.5% पे इन्वेस्ट कर पाता, लेकिन अभी 3.5 पे करना पड़ेगा और बैंक वाले को यहाँ पे फायदा हो गया, क्योंकि बैंक वाला मुझसे 3.5 पे इन्वेस्ट करवा लेगा और खुद चाहे तो मार्केट में 4.5 पे इन्वेस्ट कर लेगा।
ठीक है। तो ये आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है। तो अब आपको अगर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करना है, बैंक के पास गए, आपको पैसा लेना है, उधार पे लेना है, 6 महीने बाद मनी बोरो करनी है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे एफआरए मनी बोरो करने का करना है। आपको बैंक वाले को वर्डिंग बोलनी पड़ेगी बाय एफआरए। ठीक है, एफआरए कोई बैंक में ऐसा नहीं होता, ये भी स्टॉक एक्सचेंज पे पूरे सिस्टम पर ट्रेड होते हैं। लेकिन मैं आपको जनरल कंसेप्ट करके एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आए। तो आपको बोलना पड़ेगा मुझे एफआरए बाय करना है, यानी आपका डिसीजन है कि मनी बोरो करनी है आपको एफआरए पर, तो आप बोलोगे मुझे एफआरए बाय करना है। और आपका डिसीजन है कि आपको एफआरए पर 6 महीने बाद या जो भी आपका टाइम पीरियड है उस पर मनी इन्वेस्ट करनी है, तो आप बोलोगे मुझे एफआरए सेल करना है। ये आपको वर्डिंग यूज में लेनी पड़ेगी। ठीक है, टेक्निकल वर्डिंग्स जिन्हें हम बोलेंगे वो है बाय एफआरए और सेल एफआरए। चलिए, इसके बाद एफआरए का सेटलमेंट कैसे हो सकता है। देखो, एफआरए का सेटलमेंट वही 2 तरीके से, फिजिकल डिलीवरी मतलब 6 महीने बाद 1 साल का लोन लेने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आज 6 महीने वाला दिन आ गया। ठीक है, 6 महीने पूरे हो गए, मैं बैंक वाले के पास गया, मैंने 1 करोड़ का लोन लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया था 10% से, तो मैंने बैंक वाले को बोला लाओ भैया 1 करोड़ का लोन दे दो 10% पे। ये है बाई एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल बोरोइंग या इन्वेस्टिंग मनी एट एफआरए। मैंने एक्चुअल में मनी बोरो कर ली या इन्वेस्ट कर दी एफआरए पर, जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको एक्चुअली एक्सरसाइज कर लिया। दूसरा तरीका है नेट कैश में सेटलमेंट करना। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 टेक्निक सीख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नेट कैश सेटलमेंट ही होता है एफआरए में। ठीक है, तो दूसरी टेक्निक है नेट कैश सेटलमेंट। इसमें क्या है, देखो मैंने बैंक वाले के साथ ट्रांजैक्शन किया था कि आज से 6 महीने बाद मैं 1 साल का लोन लेना चाहता हूँ 1 करोड़ रुपए का, आप मुझे रेट फिक्स कर दो। बैंक वाले ने बोला 10% पे ले लेना। अब 6 महीने वाला दिन आ गया, आज का दिन। ठीक है, आज के दिन मुझे लोन लेना था एज पर एफआरए। मैं बैंक के पास गया, बैंक से पूछा आज मार्केट में इंटरेस्ट रेट बताओ, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट होगी 14%। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कितने पे किया है, 10% पे। तो यानी मैं ये एफआरए अगर नहीं करता तो मुझे मार्केट में लोन कितने पे मिलता, 14% पे। एफआरए करने पर मुझे लोन कितने पे मिल रहा है, 10% पे। तो मुझे क्या हुआ, 4% का फायदा हुआ, और बैंक वाले को क्या हुआ, 4% का नुकसान हुआ। तो मैंने बैंक वाले को बोला कि 1 करोड़ के लोन पर 4% 1 साल का, ये मुझे फायदा हुआ और ये आपको लॉस हुआ। अगर मैं लोन लेता हूँ आपसे तो इतना मुझे फायदा और आपको नुकसान है। तो हम इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करें उससे अच्छा है हम इसे नेट कैश में सेटल कर लेते हैं। आपको लॉस हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, एक काम करो आप मुझे पे कर दो। जो चीज़ हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में देखी थी सेम वही चीज़। अब इसका रिवर्स सिचुएशन हो जाए, मान लो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है 8% और मैंने 10% पे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 2% का मुझे लॉस हो रहा है, बैंक वाले को फायदा। तो इस केस में मैं पे करूंगा बैंक वाले को 2%। तो हम नेट कैश में भी सेटल कर सकते हैं। 2% मैंने पे किया 1 करोड़ का 1 साल का, बस ट्रांजैक्शन खत्म। ट्रांजैक्शन को ऐसे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया होता, फॉर एग्जांपल मैंने बोला होता कि 6 महीने बाद मेरे को इन्वेस्ट करना है 1 करोड़ रुपया 1 साल के लिए, और रेट जो हमने डिसाइड करी थी वो थी 3.5%। अब मान लो मार्केट में रेट 2% हो जाती है, तो क्या है, मुझे फायदा है कितने का, 1.5% का, तो बैंक वाला मुझे दे देगा। और अगर मार्केट में रेट 4.5% हो जाती है तो बैंक वाले को फायदा है 1% का, मुझे नुकसान है, मैं बैंक वाले को दे दूंगा। आरआर जो वर्ड यूज में लिया है, आरआर का मीनिंग है यहाँ पे रेफरेंस रेट एट मैच्योरिटी। रेफरेंस रेट एट मैच्योरिटी मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। मैच्योरिटी किसकी, जिस दिन ये हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट बोला है ना कि 6 महीने बाद मैं लोन लूंगा या इन्वेस्ट करूंगा, उसे हम मैच्योरिटी डेट बोल रहे हैं आज के दिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेफरेंस रेट यानी मार्केट रेट बोलो जिस दिन एफआरए स्टार्ट हो रहा है। जिस दिन एफआरए स्टार्ट हो रहा है उस दिन की मार्केट इंटरेस्ट रेट, उस दिन की मार्केट इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस रेट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो सिंपल सा है ये। अब देखो एफआरए की कोटेशन कैसे प्रेजेंट करी जाती है मार्केट में। आप मार्केट में जाओगे तो बैंक वाले से ऐसे बात करोगे, बैंक वाले को बोलोगे कि यार मुझे एफआरए करना है, ठीक है, मुझे 6 महीने बाद लोन लेना है या पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको एफआरए कोट करेगा कुछ इस तरीके से। ये आपके सामने कोटेशन है, 3 × 9 एफआरए और सामने 2 इंटरेस्ट रेट रख देगा। तो इसका क्या मतलब है, 3 × 9 एफआरए, इसे ऐसे रीड नहीं करोगे, इसे आप रीड करोगे 3/9 एफआरए। 3 मल्टीप्लाई वाले साइन को आप रीड करते हो बाई, 3/9 एफआरए। तो क्या इसको जनरली ऐसे भी लिखा जा सकता है 3b/9 एफआरए, बिल्कुल ऐसे भी लिखा जा सकता है। और हम बाई, जो ऑब्लिक का साइन होता है ना, जो डिवाइड या ऑब्लिक का साइन होता है, उसे भी हम जनरली क्या रीड करते हैं, बाई तो रीड करते हैं। जैसे कहीं पे 1/2 लिखा होता है, 2/3 रखा होता है, तो आप उसे बाई तो रीड करते हो डिवाइड वाले साइन को। तो इसे कैसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है, 3 × 9 या 3b/9 या 3 ऑब्लिक का साइन 9, इन सबको आप क्या रीड करोगे 3/9 एफआरए, 3/9 एफआरए। और इसके सामने 2 इंटरेस्ट रेट होंगे। आपको ऐसे बैंक प्रेजेंट करेंगे, डीलर्स आपको ऐसे प्रेजेंट करेंगे एफआरए की कोटेशन। अब आपको समझ में आना चाहिए इस कोटेशन का मीनिंग क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस कोटेशन का मीनिंग। तो 3/9 एफआरए, अब इसको समझना है हमें, इसका मीनिंग क्या है। जो पहला आपका फिगर है 3, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस मंथ के एंड से आपको लोन लेना है, इस मंथ के एंड से आपको लोन लेना है या पैसा इन्वेस्ट करना, जो भी है मेरा डिसीजन, यानी आज से 3 महीने बाद। 3/9 का मतलब है आज से 3 महीने बाद। और 9 क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप पैसा लोगे
बोरो करोगे या जो इन्वेस्ट करोगे वो कब खत्म होगा, उसकी मैच्योरिटी कब खत्म होगी, जो सेकंड फिगर है उस मंथ के एंड में, जो सेकंड फिगर है उस मंथ के एंड में, यानी आज से 3 महीने बाद 6 महीनों का लोन। इसके बीच में पीरियड कितना है, 3 और 9 के बीच का पीरियड कितना है, 6 मंथ। 3 और 9 के बीच का पीरियड कितना है, 6 मंथ, यानी आज से 3 महीने बाद 6 महीनों का लोन। तो इसका मतलब है कि मेरे को आज से 3 महीने बाद 6 महीनों का लोन मिलेगा अगर बोरो करना है तो, या फिर इन्वेस्ट करना है तो आज से 3 महीने बाद 6 महीनों के लिए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस रेट पर। अब रेट भी दो हैं, 6.5% और 6.75%। तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी रेट एप्लीकेबल है। हम बोलेंगे बैंक वाले को आपने तो दो रेट बता दी, बैंक वाला बोलेगा 2 रेट ही होती है मार्केट में, ठीक है, एक पैसा जमा करवाने की रेट, इन्वेस्टमेंट की रेट, और एक बोरोइंग की रेट। अब आप बताओ, आपको पैसा इन्वेस्ट कराते हो जब ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है कि पैसा बोरो करते हो तब ज़्यादा पे करना पड़ता है? हमेशा पैसा बोरो करते हैं ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आपको पता होगा मार्केट में अगर आप लोन लेने जाते हो बैंक से तो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, और पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो तो 4-5% आपको इंटरेस्ट देता है। तो हमेशा हाई इंटरेस्ट रेट किसको रिप्रेजेंट करेगी, बोरोइंग की इंटरेस्ट रेट को, और लो इंटरेस्ट रेट किसको रिप्रेजेंट करेगी, इन्वेस्टमेंट की रेट को। यानी आज से 3 महीने बाद 6 महीने का मेरे को अगर लोन लेना है तो किस रेट पे मिलेगा, 6.75% पे, और आज से 3 महीने बाद 6 महीने का इन्वेस्टमेंट करना है तो किस रेट पे होगा, 6.50% पे। समझ में आ गया होगा कोटेशन का मतलब। अब कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 6/9 FRA का मतलब आज से 6 महीने बाद 3 महीनों का लोन। 3/9 FRA का मतलब आज से 3 महीने बाद 6 महीनों का लोन। 6/12 FRA का मतलब आज से 6 महीने बाद 6 महीनों का लोन। 3/6 FRA का मतलब आज से 3 महीने बाद 3 महीनों का लोन। और अगर मैं आपको बोलूं 6/18 FRA, इसका मतलब आज से 6 महीने बाद 12 मंथ्स का लोन, यानी आज से 6 महीने बाद 1 साल का लोन। ठीक है, समझ में आ गया। ये बिल्कुल सिंपल सी इंटरप्रिटेशन है, बस ये आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद एक और तरीके की इंटरप्रिटेशन होती है जिसमें अभी हमने देखा था उसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन, एक्स वाला साइन आ रहा था। अब एक और प्रेजेंटेशन हो सकती है जिसमें वी का साइन आएगा, 2V3 FRA। यानी जब x का साइन आए और v का साइन आए, इसमें क्या डिफरेंस है, x का साइन आए तो जो हमने स्टार्टिंग का फिगर और जो बाद वाला फिगर था इनको क्या माना था, मंथ माना था, और अगर v का साइन आए तो इनको आपको ईयर मानना है। यानी 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, आज से 2 साल बाद, और 3 रिप्रेजेंट करेगा इस दिन लोन खत्म होगा, यानी आज से 2 साल बाद 1 साल के लिए लोन। ठीक है, 2V6 FRA होता तो आज से 2 साल बाद 4 साल के लिए लोन, और 2V10 FRA होता तो आज से 2 साल बाद 8 साल के लिए लोन। समझ में आ गया। बस यहाँ पे ईयर्स हो जाएंगे, वहाँ मंथ, यानी बीच में V आ जाए तो हम ईयर्स पढ़ेंगे इन्हें, और बीच में X आ जाए तो हम उन्हें मंथ रीड करेंगे। तो 2V3 FRA का मतलब है आज से 2 साल बाद 1 साल के लिए लोन। ये था FRA का बेसिक मीनिंग, FRA होता क्या है और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो आपको देखने हैं अब आपको समझ में आएंगे, जिन पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो FRA है क्या, हमने जो डेरिवेटिव चैप्टर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखे थे जिनमें अंडरलाइंग एसेट शेयर, सिक्योरिटीज, कमोडिटीज या स्टॉक इंडेक्स थे, वही तो है। बस यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या है, हमारी इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट के फिक्स कर रहे हैं तो हमारी अंडरलाइंग एसेट है इंटरेस्ट रेट। तो अब अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट है, बाकी सब कुछ सेम है, तो टॉपिक्स भी वही होंगे जो हमने उस डेरिवेटिव चैप्टर्स में देखे थे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमने क्या क्या टॉपिक देखे थे, एक तो थियोरेटिकल या फेयर रेट निकालना, फॉरवर्ड रेट निकालना। दूसरा टॉपिक हमने देखा था आर्बिट्रेज कैसे किया जा सकता है, स्पेकुलेशन कैसे किया जा सकता है, हेजिंग कैसे करी जा सकती है। तो वही टॉपिक हम सारे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल फेयर FRA इंटरेस्ट रेट। थियोरेटिकल या फेयर FRA रेट कैसे निकालेंगे, मतलब मैं बैंक वाले के पास गया, मैंने बोला 6 महीने बाद 1 साल का लोन चाहिए, तो बैंक वाला मुझे क्या इंटरेस्ट रेट कोट करेगा, आज के दिन एक फिक्स कर लेगा ना, वो क्या होनी चाहिए। एक्चुअल में तो जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रही होगी वो बता देगा, ठीक है, जो अभी हमने देखी थी। एक्चुअल में तो ट्रांजैक्शन जो बैंक वाला रेट कोट कर देगा उस पे होगा, लेकिन हम थियोरेटिकल फेयर रेट डिसीजन लेने के लिए निकालते हैं। वो डिसीजन लेता कौन है, उसके बेसिस पर आर्बिट्रेजर। ये आपने डेरिवेटिव चैप्टर के रिवीजन में मैंने कवर करवाया था, तो इसको अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं, थियोरेटिकल फेयर FRA रेट का क्या रोल होता है। तो थियोरेटिकल या फेयर FRA इंटरेस्ट रेट कैसे निकलेगी, ये कैसे निकलेगी, इसके पीछे एक लॉजिक होता है। इसका कोई फॉर्मूला, फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है और लॉजिक के बेस पर निकलती है। तो लॉजिक को एग्जांपल से समझ लो, वो लॉजिक समझ में आता है तो आपको इजीली कभी भी आप निकाल लोगे। अदरवाइज एक तरीका बताऊंगा उससे भी निकलेगी। तो लॉजिक समझ में आता है तो उसको समझो पहले। लॉजिक क्या है इसके पीछे, देखो, एक पर्सन बैंक वाले के पास गया, बोला 1 साल का लोन के इंटरेस्ट रेट बताओ, बैंक वाले ने बोला 10% पर एनम, ठीक है। एक और पर्सन बैंक वाले के पास गया, उसने बोला मुझे 6 महीने के इंटरेस्ट के 6 महीने का लोन लेना है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट बताओ। बैंक वाले ने बोला 9% पर एनम, यानी 6 महीनों के लिए लगेगा 4.5%। 9% रेट हमेशा इंटरेस्ट रेट जो होती है वो पर एनम में कोट होती है जनरली, तो बैंक वाले ने बोला 9% पर एनम। तो ये 6 महीने, मैंने पूछा 1 साल के लिए लोन तो उसने बोला 10% पर एनम, और 6 महीने का लोन पूछा तो उसने बोला 9% पर एनम। तो मैंने थोड़ा दिमाग चलाया, मैंने मन में सोचा कि 6 महीने का लोन ले लेता हूँ पहले,
तो मेरे को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 9% पर एनम के अकॉर्डिंग 4.5%। और फिर वापस 6 महीनों का लोन ले लूँगा, कितना पे करना पड़ेगा 4.5 प्लस 4.5 यानी 9%। और अगर पूरा एक साल का लोन ले लेता हूँ तो 10% पे करना पड़ेगा। मैंने दिमाग लगाया ताकि 1% इंटरेस्ट बचा सकूँ। पर बैंक वाला भी समझदार होता है, बैंक वाला ऐसा नहीं होने देगा। बैंक वाला क्या करेगा, मैं अगर ऐसा दिमाग लगाऊंगा ना तो बैंक वाला सोचेगा कि ये पर्सन ऐसा ना कर सके, उसके लिए बैंक वाला क्या चाहेगा कि 6 महीने का अगर ये लोन लेता है तो इससे 9% पर एनम की इंटरेस्ट रेट चार्ज करी जाएगी। पर अगर ये दोबारा फिर 6 महीने का लोन लेता है तो इससे कितनी इंटरेस्ट रेट चार्ज करूं ताकि ये किसके बराबर आ जाए, जिसने पूरा 1 साल का 10% पर एनम के अकॉर्डिंग लोन लिया होगा। अदरवाइज किसी पर्सन ने अगर 1 साल का 10% पर एनम से लोन लिया होगा, वो पर्सन ये नहीं बोलेगा यार तुम तो भेदभाव कर रहे हो, मुझे तो 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करी और जिसने 6 महीनों का 2 टुकड़ों में लोन लिया उसको तुमने 9% पर लोन दे दिया। तो बैंक वाला क्या करेगा, पहले 6 महीने तो उससे 9% पर एनम के अकॉर्डिंग रेट चार्ज कर लेगा, लेकिन दूसरे 6 महीने अगर वो दोबारा लोन लेता है तो उसको क्या इंटरेस्ट रेट बताए ताकि उसकी ओवरऑल पूरे साल की इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम के बराबर आ जाए। तो इसको एग्जांपल से बस इसका हमेशा फेयर एफआरए रेट निकालनी है तो लॉजिकली निकलेगी, कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है। तो एग्जांपल से देखो कैसे होगा। सपोज एक पर्सन है वो 1 रुपए का लोन लेता है 1 साल के लिए, तो उसको कितना पे करना है 1 साल बाद 1 रुपीज प्लस 10% 1.10। सिंपल सी बात है। अब कोई पर्सन 1 रुपए का लोन लेता है पहले 6 महीनों के लिए, तो उसको 6 महीने में कितना पे करना है 1 रुपीज प्लस 9% मल्टीप्लाई बाई 6/12 यानी 1.045 रुपीज। 4.5% हो गया ना। अब वापस 6 महीनों का लोन लेता है, इस 1.045 को पे करने के लिए वापस 6 महीने का ये लोन लेगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी पूरे 1 साल का लोन लेना है। तो 1.045 का अब इसको लोन लेना है, तो 1.045 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या रेट चार्ज करूं ये तो पता करना है। 1.045 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट में 1 प्लस क्या रेट चार्ज करूं वो इक्वल्स टू किसके आ जाना चाहिए 1.10 कि 1.045 पर अब 6 महीनों की क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करूं ताकि वो 1.10 के बराबर आ जाए। पूरे साल का जो एक दूसरे पर्सन को लग रहा था वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। इसी को मैंने एक एग्जांपल से लिखा है, देखो आपके सामने एग्जांपल भी है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इससे आपकी फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट आ गई 10.53% पर एनम। यानी इस केस में बैंक वाला आज से 6 महीने बाद 6 महीनों के लोन के लिए क्या रेट चार्ज करेगा 10.53% पर एनम। पूरे साल की हम जो रेट निकालते हैं वो पर एनम की निकालते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर दिया जिससे इंटरेस्ट रेट पर एनम आ गई। बस इसी तरीके से आपको फेयर एफआरए रेट निकालनी नहीं है जो भी आपका केस हो। अभी इससे आपका एक कंक्लूजन क्या निकलता है, जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा, पूरे बड़े पीरियड का लोन कितना, बड़ा पीरियड क्या था 1 साल का, ठीक है, और राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पहले छोटे पीरियड का, पहला छोटा पीरियड क्या था स्टार्टिंग के 6 मंथ्स, और फिर दूसरा मल्टीप्लाई में क्या लिखा 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय 6/12 यानी टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ सेकंड स्मॉल पीरियड। दूसरा स्मॉल पीरियड क्या था, आज से 6 महीने बाद 6 महीनों का लोन। बस ये आपको कंसेप्ट माइंड में फिट रखना है, पहले बड़े पीरियड का ले लो और उसके सामने पहला छोटा पीरियड मल्टीप्लाई बाय दूसरा छोटा पीरियड, ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो कैसा भी आपका एफआरए हो सबके आप फेयर एफआरए रेट निकाल लोगे। 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपको माइंड में ये और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमने देखा 6/12 एफआरए की आपको रेट निकालनी है थियोरेटिकल, क्या इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए। तो 6/12 एफआरए यानी आज से 6 महीने बाद 6 महीनों का लोन। तो बड़ा पीरियड क्या है, आज से 6 महीने बाद 6 महीनों का लोन, तो बड़ा पीरियड है 1 साल, तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर। फिर सामने हम रखेंगे पहला छोटा पीरियड आज से 6 महीने बाद यानी 6 मंथ, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट हमेशा पर एनम होती है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6/12 किया, मल्टीप्लाई बाय दूसरा छोटा पीरियड कितना है, आज से 6 महीने बाद 6 महीनों का लोन तो 6 मंथ्स, तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 6/12 क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो हमें पर एनम में ही निकालनी है, ये हो गया। दूसरा सिनेरियो देखो, अगर 3/6 एफआरए हो तो इस केस में क्या है, आज से 3 महीने बाद 3 महीनों का लोन, आज से 3 महीने बाद 3 महीनों का लोन, तो बड़ा पीरियड है 6 मंथ्स। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बिग पीरियड 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6/12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो पर एनम में होगी। इसके बाद पहला छोटा पीरियड 3 मंथ्स और दूसरा छोटा पीरियड भी है 3 मंथ्स, तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 3/12, फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 3/12, और यहाँ से हमारा बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट रेट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। एक और केस, अगर 2v3 एफआरए हो, इसका क्या मतलब है, आज से 2 साल बाद 1 साल के लिए लोन, आज से 2 साल बाद 1 साल के लिए लोन, यानी बड़ा पीरियड कितना है 3 ईयर्स, 2 साल बाद 1 साल के लिए लोन 3 ईयर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा पीरियड 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर 3 ईयर्स, यानी अगर मैं 3 साल का लोन लेने जाऊँ एक साथ तो उसके लिए क्या इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है, इंटरेस्ट रेट होगी पर एनम में, मुझे तो अमाउंट पूरा टोटल ओवरऑल बताना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर 3 ईयर्स किया, ये तो पर एनम होगी इंटरेस्ट रेट, तो पावर में मैंने 3 कर दिया ताकि टोटल अमाउंट आ जाए 3 ईयर्स का।
सामने पहला छोटा पीरियड क्या होगा, आज से 2 साल बाद, तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट है पर एनम में तो पावर में 2 कर दिया 2 साल का, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर जो छोटा पीरियड है, छोटा पीरियड कितना, आज से 2 साल बाद 1 साल का लोन, तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, इंटरेस्ट रेट भी 1 साल की है पर एनम ही होती है और हमें निकालना भी 1 साल का ही है, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया ना ही कुछ पावर वगैरह करी हमने, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कैसे आपको थियोरेटिकल फेयर एफआरए रेट निकालनी है, ये निकाल लिया आपने बस। अब ये रेट आपको क्या काम में आती है, आर्बिट्रेज डिसीजन लेने में, तो आर्बिट्रेज का भी क्वेश्चन आता है जो हमने डेरिवेटिव में देखा था सेम। तो अब एफआरए का यूज़ कौन कौन लोग करेंगे, वही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कौन कौन लोग करते हैं, आर्बिट्रेजर, हेजर, स्पेकुलेटर। तो सबसे पहले आर्बिट्रेजर देखते हैं एफआरए कैसे कर सकता है, आर्बिट्रेजर एफआरए का यूज़ कैसे करेगा। तो आर्बिट्रेजर वो पर्सन होता है जिसको वास्तव में कोई लोन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस उसको तो मार्केट में पैसा कमाना है सट्टा खेल कर, स्पेकुलेशन कर कर। तो सर ये तो स्पेकुलेटर हुआ, स्पेकुलेटर से थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, ये थोड़ी मेहनत करता है, कुछ कैलकुलेशंस करता है और कैलकुलेशन करने के बाद डिसीजन लेता है। स्पेकुलेटर अपने एस्टिमेशन पे डिसीजन ले लेता है, बस इतना फर्क होता है। तो आर्बिट्रेजर कैलकुलेशन क्या करता है, वहाँ पे आर्बिट्रेजर क्या कर रहा था, डेरिवेटिव चैप्टर में हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देखा था, आर्बिट्रेजर थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट को कंपेयर करता था कोटेड रेट या गिवन प्राइस ऑफ फॉरवर्ड, उससे कंपेयर करता था। सेम चीज़ ये भी करेगा, सबसे पहले ये कंपेयर करेगा थियोरेटिकल एफआरए रेट जो अभी अपन ने निकाली है, ऊपर निकालना सीखा है, उसको कंपेयर करेगा क्वेश्चन में, मार्केट में एक्चुअल में एफआरए की रेट क्या चल रही है, एफआरए की रेट क्या चल रही है। लेकिन मार्केट में एफआरए की रेट चलती है एक रेंज के अंदर। अभी एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था ना प्रेजेंटेशन में, जब आप बैंक वाले के पास जाओगे वो आपको एफआरए कोट करेगा ऐसे 3/9 एफआरए 6.5% टू 6.75%, और इन दोनों रेट का मीनिंग क्या होता है वो आपको समझा दिया था। यानी मार्केट में एफआरए की जो एक्चुअल रेट है वो एक रेंज में कोट करी जाती है, और जो हम एफआरए रेट निकालेंगे वो तो सिंगल ही आएगी, अपने तरीके से तो सिंगल एफआरए रेट आएगी जो थियोरेटिकल अपन निकालना सीखे थे। तो कंपेयर कैसे करेंगे, हम देखेंगे क्या हमारी जो थियोरेटिकल एफआरए रेट है वो रेंज जो कोटेड मार्केट में रेंज कोट हो रखी है उसके बीच में आ रही है। फॉर एग्जांपल मार्केट में गया मैं 6/18 एफआरए लेने के लिए, 6/18 एफआरए मतलब आज से 6 महीने बाद 1 साल का लोन। देखो जनरली एफआरए में जितने भी क्वेश्चन है ना वो बोरोइंग से रिलेटेड आते हैं कि हमें मनी बोरो करनी है, इन्वेस्ट करने के बहुत कम आते हैं, ना के बराबर, आज तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं बोल भी नहीं रहा, मैं जनरली यही बोलूँगा कि मेरे को लोन लेना है, तो आज से 6 महीने बाद 1 साल के लिए लोन लेना है, तो उसे मैं बोलूँगा 6/12 एफआरए, ठीक है। तो 6 महीने बाद 1 साल के लिए लोन लेना है, उसकी रेट कोट हो रखी है 6.5% 6.75%। इसका मतलब क्या है, बोरो करने वाली इंटरेस्ट रेट क्या लगेगी 6.75 और इन्वेस्ट करने पर 6.5, ये मार्केट में रेट कोट हो रखी है। अब मैंने थियोरेटिकल एफआरए रेट निकाली, वो आ रही है 6.55%। तो ये कहाँ पे फॉल हो रही है, ये हमारी रेंज के अंदर आ रही है जो मार्केट में रेंज है, या उससे बाहर है, ये रेंज के अंदर है। रेंज कितनी है 6.5 टू 6.75 और मेरी रेट थियोरेटिकल कितनी है 6.55। तो अगर ये रेंज के अंदर आ रही है जो मार्केट में रेंज कोटेड है तो इसमें आर्बिट्रेज पॉसिबल ही नहीं है। आर्बिट्रेज करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसको भी अपन समझेंगे, उस प्रोसीजर से आप कैलकुलेशन करके देखोगे ना तो इसमें कभी भी आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, नुकसान ही होगा, ठीक है, या तो कुछ भी नहीं होगा या फिर नुकसान ही होगा। तो आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है, यानी अगर आपकी थियोरेटिकल एफआरए रेट कोटेड रेंज के बीच में आ जाए तो एफआरए पॉसिबल नहीं है। तो एफआरए कब पॉसिबल होगा, जब आपकी थियोरेटिकल एफआरए रेट कोटेड रेंज से बाहर चली जाए, कोटेड रेंज जो है मार्केट की उससे बाहर चली जाए तो एफआरए आर्बिट्रेज पॉसिबल है। कोटेड रेंज कितनी है 6.5% टू 6.75%। फॉर एग्जांपल मेरी रेट है थियोरेटिकल रेट आ रही है 6.3%, तो 6.3% का है कोटेड रेंज से बाहर, रेंज तो 6.5 टू 6.75 की है, तो 6.3 का होगा 6.5 से पहले। या फिर मेरी थियोरेटिकल रेट है 6.80%, तो ये भी इस रेंज से बाहर है। रेंज कहाँ पे खत्म हो जाती है 6.75 पर, 6.5 टू 6.75, तो 6.8 आ रही है तो वो इस रेंज से बाहर है, तो भी आर्बिट्रेज पॉसिबल है। यानी आर्बिट्रेज का पॉसिबल है जब मेरी थियोरेटिकल एफआरए रेट कोटेड रेंज से बाहर हो, तो आर्बिट्रेज पॉसिबल है। अब कोटेड रेंज से बाहर भी 2 तरीके से हो सकती है, एक तो कम वाली रेट से कम और एक ज़्यादा वाली रेट से ज़्यादा। समझ में आया, जैसे 6.5 टू 6.75%, ये मेरी कोटेड रेंज है। अब मेरी अगर रेट 6.3% है तो वो कम है, कोटेड रेंज से कम है, कोटेड रेंज से कम है। और अगर मेरी एफआरए रेट 6.8% है तो वो कोटेड रेंज से ज़्यादा है। कोटेड रेंज कितनी है 6.75 पे खत्म हो जाती है, वो कितनी आ रही है 6.8, तो वो कोटेड रेंज से ज़्यादा है। तो 2 सिनेरियो पॉसिबल हो सकते हैं, दोनों में आर्बिट्रेज होगा लेकिन आर्बिट्रेज होने का तरीका अलग होगा। तो अब देखो डिसीजन कैसे लोगे। अगर मेरी थियोरेटिकल एफआरए रेट कोटेड रेंज से ज़्यादा है, यानी 6.8%, अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मेरी थियोरेटिकल एफआरए रेट 6.8% है, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, यानी थियोरेटिकल एफआरए रेट आपको क्या बताती है, थियोरेटिकली इंट्रिंसिक मार्केट में आपको ये बोलना चाहती है
मैंने जो 6.8% रेट निकाली ये कब की है, ये मैं मानता हूँ कि 6/18 FRA की है, 6/18 FRA की, यानी आज से 6 महीने बाद 1 साल के लोन के लिए, आज से 6 महीने बाद 1 साल के लोन के लिए ये रेट आई है 6.8%। तो थियोरेटिकल रेट आपको बताती है कि शायद आज से 6 महीने बाद 1 साल के लोन के लिए रेट मार्केट में 6.8% हो जाए, ये बताती है। और कोटेड रेंज कितनी है, 6.75%। यानी आपको क्या लग रहा है कि एक्चुअल में रेट 6.8% हो जाएगी और बैंक वाला 6.75% पे लोन देने को तैयार है, एग्रीमेंट करने को तैयार है। तो आप क्या करना चाहोगे, आपको यहाँ पे फ़ायदा किस चीज़ में होगा, आपको यहाँ पे बोरोइंग करने में फ़ायदा होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मनी बोरो करने का डिसीजन लेना चाहिए FRA पर। मनी बोरो करने के डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, FRA को बाय करने का डिसीजन लेना है। क्या करना है, FRA को बाय, क्योंकि आपको लग रहा है कि थियोरेटिकल रेट ज़्यादा है, यानी मार्केट में एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी और कोटेड रेंज कम है, ठीक है, 6.75 पर ही खत्म हो रही है। तो हमें बैंक वाला कम पे लोन दे रहा है और मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, तो हमें बाय करने का डिसीजन ले लेना चाहिए। अब बाय करने का मैंने डिसीजन ले लिया, यानी आज से 6 महीने बाद मैं 1 साल का लोन लूँगा, आज से 6 महीने बाद मैं 1 साल का लोन लूँगा 6.75% पे, ये मैंने डिसीजन ले लिया बैंक वाले से, ठीक है। मैं आर्बिट्रेजर हूँ, आर्बिट्रेजर की मैंने एक क्वालिटी बताई थी, क्या बताई थी, ये घर से खाली हाथ निकलता है और कभी भी ये अपने पास बीच में, कभी भी बीच में अपने पास जेब में 1 रुपया भी नहीं रखना चाहता। बस इसको मैच्योरिटी पर गेन या लॉस चाहिए। ये अपनी जेब में 1 रुपया भी नहीं लेके चलता और ना ही इसको 1 रुपया भी बीच में अपनी जेब में रखना होता है। इसको बस सिर्फ मैच्योरिटी पर डायरेक्ट अमाउंट चाहिए होता है गेन या लॉस का, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ FRA, आज से 6 महीने बाद मैं लोन लेने का मैंने डिसीजन ले लिया, तो 6 महीने बाद मुझे 1 साल का लोन मिल जाएगा। उस पैसे का क्या करूँगा, क्योंकि मुझे बीच में पैसा तो चाहिए नहीं, मुझे तो गेन या लॉस चाहिए, ठीक है। तो उस पैसे का मैं करूँगा क्या, तो मेरे को कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाना पड़ेगा कि जो 6 महीने बाद मैं लोन लूँगा FRA के ऊपर, वो मुझे कहीं पर रीपे करना पड़ जाए, वो मुझे कहीं पर रीपे करना पड़ जाए। तो इसके लिए मैंने दिमाग लगाया कि जीरो टाइम पर मैं आज के दिन ही, जब मैं बाय करने का डिसीजन ले रहा हूँ ना, आज से 6 महीने बाद 1 साल का लोन लेने का मैंने डिसीजन लिया, उसी दिन मैं क्या करूँगा, मैं एक लोन ले लेता हूँ आज मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पर। कब तक का, आज से लेकर 6 महीनों तक का लोन। तो इससे क्या होगा, आज मैंने सपोज 100 रुपये का लोन लिया, आज से 6 महीने बाद इसे विद इंटरेस्ट रीपे करना है सपोज 120 रुपये, तो मैं आज से 6 महीने बाद 1 साल का जो लोन लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ FRA, वो 120 रुपये का कर लूँगा। तो क्या होगा, 120 रुपये वहाँ बोरो करूँगा FRA में 6 महीने बाद, और जो जीरो टाइम पे मैंने लोन लिया था इसे विद इंटरेस्ट रीपे कर दूंगा। तो जीरो टाइम पे मैं मनी बोरो करूँगा टिल बिगिनिंग ऑफ FRA लोन, ठीक है। अब जीरो टाइम पे पैसा बोरो किया, ये भी मेरे पास नहीं रखूँगा क्योंकि मैं आर्बिट्रेजर हूँ, मैं मेरे पास पैसा नहीं रखता हूँ। तो जीरो टाइम पे जो पैसा बोरो किया इसे क्या करूं, इसे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा टिल मैच्योरिटी ऑफ FRA लोन। जब FRA लोन खत्म होगा, खत्म कब होगा, आज से 6 महीने बाद 1 साल का लोन, यानी आज से 18 महीने बाद, आज से 1.5 साल बाद वो खत्म होगा, तब तक के लिए मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो जीरो टाइम पे 100 रुपये का लोन लिया था, इन्वेस्ट कर दिया, जीरो टाइम पे ट्रांजेक्शन नील। बिगिनिंग ऑफ FRA लोन वाला दिन आ गया, इस दिन क्या होगा, FRA पे लोन लूंगा, जीरो टाइम पे जो बोरो किया था उसे विद इंटरेस्ट रीपे कर दूंगा। तो FRA से पैसा आया और विद इंटरेस्ट पिछला वाला लोन रीपे कर दिया, तो इस टाइम पे भी ट्रांजैक्शन नील हो गया। अब मैच्योरिटी ऑफ FRA लोन आ गया, यानी 1 साल खत्म हो गया। लोन जिस दिन लिया था ना FRA का, 6 महीने बाद लोन लिया था, अब वो 1 साल भी खत्म हो गया, लोन का पीरियड भी खत्म हो गया। अब क्या करना है मुझे, जीरो टाइम पे जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसे विद इंटरेस्ट विड्रॉ कर लूंगा और FRA का जो लोन लिया था उसे विद इंटरेस्ट रीपे कर दूंगा, और डिफरेंस जो होगा वो गेन लॉस होगा। तो इधर गेन लॉस आ जाएगा। बहुत ईजी होता है, इसको कंसेप्चुअली समझोगे तो आर्बिट्रेज प्रोसेस, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। इसके बाद दूसरा, अगर थियोरेटिकल FRA रेट कोटेड रेंज से बाहर है लेकिन कम वाली साइड में है, जैसे अपनी रेंज थी 6.5 to 6.75% और मेरी रेट आ रही है 6.3%, थियोरेटिकल रेट आ रही है 6.3%, यानी मेरे को लग रहा है मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगी, तो कम होगी मार्केट में, तो मैं क्या करूँ, इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लेता हूँ, क्योंकि बैंक वाला तो 6.5% पे इन्वेस्ट करने को तैयार है एग्रीमेंट करने को, और मार्केट में 6.3% होगी, मुझे 0.2% का फायदा हो जाएगा। तो मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, FRA पर मनी इन्वेस्ट करने का, यानी FRA सेल करने का। तो यानी अब मुझे क्या करना है, मैंने डिसीजन लिया कि 6 महीने बाद 1 साल के लिए मैं रुपए इन्वेस्ट करूंगा, ये मैंने डिसीजन ले लिया। लेकिन मैं आर्बिट्रेजर हूँ, घर से पैसा लेके चलता नहीं, मेरे पास कुछ पैसा नहीं होता, पैसा होता नहीं है, तो 6 महीने बाद पैसा इन्वेस्ट कहाँ से करूंगा, तो पैसा चाहिए होगा 6 महीने बाद इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जीरो टाइम पे कुछ पैसा बोरो कर लूंगा, आज के दिन ही मैं पैसा बोरो करके रख लूंगा, और इस पैसे को क्या करूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा टिल बिगिनिंग ऑफ FRA इन्वेस्टमेंट। जो मेरा FRA का इन्वेस्टमेंट चालू होगा से 6 महीने बाद, तब तक मैं इसे कहीं और पर इन्वेस्ट कर दूंगा, जीरो टाइम पे बोरो करके। अब जीरो टाइम पे भी अपने पास रखूंगा नहीं, क्योंकि आर्बिट्रेजर अपने पास कुछ रखता नहीं, इसे टिल बिगिनिंग ऑफ FRA इन्वेस्टमेंट तक कहीं पर इन्वेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, FRA इन्वेस्टमेंट जिस दिन चालू होने वाला है, यानी आज से 6 महीने बाद, उस दिन क्या करूंगा, जो जीरो टाइम पे बोरो करके इन्वेस्ट किया था उसे विड्रॉ कर लूंगा विद इंटरेस्ट, और यहाँ पर FRA में इन्वेस्ट कर दूंगा। क्या करूंगा, FRA में इन्वेस्ट कर दूंगा 1 साल के लिए। समझ में आया। तो बिगिनिंग ऑफ FRA में क्या हुआ, जो जीरो टाइम पे
इन्वेस्ट किया था उसे विड्रॉ किया विद इंटरेस्ट और एफआरए में इन्वेस्ट कर दिया, ट्रांजैक्शन नील। और जीरो टाइम पे क्या किया था, बोरो किया था। बोरो कब तक के लिए करूंगा, टिल मैच्योरिटी ऑफ एफआरए इन्वेस्टमेंट, जब एफआरए का इन्वेस्टमेंट खत्म होगा यानी आज से 1.5 साल बाद तक, और उसे इन्वेस्ट किया था तो जीरो टाइम पे भी ट्रांजैक्शन खत्म। मैच्योरिटी ऑफ एफआरए इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, यानी आज से 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया एफआरए पर और उसके 1 साल बाद, तब क्या होगा, जो मैंने एफआरए पे इन्वेस्ट किया था उसे विद इंटरेस्ट विड्रॉ कर लूंगा, बिल्कुल जीरो टाइम पर जो मैंने बोरो किया था उसे विद इंटरेस्ट रीपे कर दूंगा। तो ये पूरा सिनेरियो बनता है और लास्ट में फिर गेन या लॉस आ जाएगा। सेल एफआरए मतलब आर्बिट्रेजर में सेल एफआरए वाला डिसीजन आज तक नहीं पूछा गया। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आर्बिट्रेजर में बताया था ना, एक जो दूसरा डिसीजन था सेम वैसा ही सेल वाला, उसमें नहीं पूछा गया था, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी सेल वाला डिसीजन आज तक नहीं पूछा गया है और जनरली पूछा भी नहीं जाता है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं बोरो मनी से रिलेटेड आते हैं, यानी एफआरए बाय करने से रिलेटेड, आज तक कभी आया नहीं है इन्वेस्ट करने से रिलेटेड। ये आर्बिट्रेज का टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब एफआरए के थ्रू स्पेकुलेशन कैसे करी जा सकती है, तो सर स्पेकुलेशन में तो आपने बोला था ना कि सामने वाला बंदा बस सिर्फ एस्टिमेशन लगाता है और उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेता है और गेन या लॉस का फ़ायदा उठा लेता है। यानी मैं एफआरए, मेरे को एक्चुअल में लोन नहीं चाहिए, ना ही एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना, मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी तो मैं एफआरए में मनी बोरो करने का यानी बाय करने का डिसीजन ले लूँगा, क्योंकि मैं 10% पे अगर लोन लेने का डिसीजन ले लेता हूँ 6 महीने बाद 1 साल के लिए, और 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट 14% हो जाती है तो मुझे 4% का फायदा होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी, तो यानी मेरे को फायदा इसी में होगा। तो मैं क्या डिसीजन ले लूँगा, बाय करने का और नेट कैश में सेटल कर लूँगा। और अगर मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट गिरेंगी तो मैं इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लूँगा, एफआरए को सेल कर दूंगा, एफआरए को सेल कर दूंगा और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कमा के घर पे ले जाऊँगा। तो स्पेकुलेटर तो एस्टिमेशन के बेसिस पे लगाता, और जब मैंने डेरिवेटिव चैप्टर आपको रिवाइज करवाया था तब स्पेकुलेशन वाला टॉपिक आपको बोला ही नहीं था, उसका कुछ प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाया ही नहीं था, क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता उस पर क्वेश्चन क्या बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एफआरए के केस में क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पेकुलेटर फाइनल सेटलमेंट कितना करेगा, फाइनल उसको गेन या लॉस कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है स्पेकुलेशन के केस में। तो समझते हैं कैसे होगा, ये डिसीजन कैसे लेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, आर्बिट्रेजर की तरह ही है, बस ये कैलकुलेशन करे बिना डिसीजन लेता अपने एस्टिमेशन के बेस पर, ठीक है। तो स्पेकुलेटर हमेशा नेट कैश में सेटल करता है, ये कभी भी एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेता। स्पेकुलेटर क्या करता है, हमेशा नेट कैश में सेटल करता है, ये कभी भी एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेता है। अब इसका फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट आप कैसे निकालोगे, फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट, इसको एक्चुअल में गेन लॉस कितना हुआ वो पता करो। देखो सिंपल सा सोचो लॉजिकली, मैंने डिसीजन लिया 6 महीने बाद 1 करोड़ का लोन 10% पे लूँगा 1 साल के लिए, ये मैंने डिसीजन लिया। अब एक्चुअल में 6 महीने बाद मार्केट में रेट हो गई 14%, तो बताओ मुझे कितना फायदा हुआ 4%, तो मुझे कितना रुपया मिलना चाहिए, मैं स्पेकुलेटर हूँ, मुझे एक्चुअल में लोन नहीं चाहिए, तो फाइनल सेटलमेंट में मुझे कितना मिलना चाहिए, सर 1 करोड़ का लोन, ठीक है 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 4% का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 4%, मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन कितनी है 1 साल का लोन, तो मल्टीप्लाई बाय 1, इतना पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो इतना पैसा कौन देगा मुझे, डीलर यानी बैंक वाला मुझे देगा, क्योंकि उससे लॉस हुआ है। और अगर मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% हो जाती तो क्या होता, 1 करोड़ का लोन मैंने 10% पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, 8% रेट हो गई यानी मुझे 2% का नुकसान हो गया। तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय 1, इतना पैसा मैं दूंगा बैंक वाले को, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, यही है गेन लॉस। तो फॉर्मूला में भी मैंने ये लिखा है, एन का मतलब है नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय आरआर माइनस एफआर का मतलब आरआर मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, रेफरेंस रेट, और एफआर का मतलब क्या है, फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट जो एफआरए में हमने डील करी है। डीटीएम डिवाइडेड बाय डीवाई क्या है, पीरियड ऑफ लोन, पीरियड ऑफ लोन। मान लो मैंने 6 महीने का लोन लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 6/12 हो जाएगा डीटीएम बाय डीवाई, यानी डेज टू मैच्योरिटी, डीवाई का मतलब टोटल डेज, डीटीएम का मतलब डेज, वीक्स या मंथ्स टू मैच्योरिटी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको जनरली डेज में कैलकुलेट किया जाता है। मान लो 6 महीनों का लोन लिया तो डीटीएम आ जाएगा 180 डिवाइड बाय डीवाई में 360 जनरली। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो जनरली 360 डेज अज्यूम किए जाते हैं 1 साल में, और अगर स्पेसिफिकली बोलते हैं 365 डेज तो वो यूज में लेने हैं। एफआरए के क्वेश्चन में बाकी आईसीआई जनरली 360 डेज अज्यूम करता है, पर आजकल आईसीआई क्या करने लगे, क्वेश्चन में मेंशन कर देता है आपको कितने डेज अज्यूम करने हैं, 365 या 360। समझ में आ गया गेन लॉस। पर सर आपने फॉर्मूला में इतना तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया न्यूमरेटर, पर आपने इसको किसी चीज़ से डिवाइड भी किया है, वो वाली चीज़ क्या है, तो वो चीज़ समझो। अभी समझो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 6 महीने बाद 1 करोड़ का लोन 1 साल के लिए 10% पे मैं लूँगा, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एफआरए पर। आज से 6 महीने कंप्लीट हो गए, अब मैंने देखा मार्केट में रेट हो गई 14%, मैं खुश होता हुआ बैंक वाले के पास गया, मैंने बोला आपके साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 करोड़ का लोन 10% पे लेने के लिए 1 साल के लिए। बैंक वाले ने बोला ठीक है लोन ले जाओ। मैंने बोला भाई साहब लोन नहीं चाहिए मुझे, मैं स्पेकुलेटर हूँ, अब आप मेरी बात सुनो। मैंने उसको बोला मेरी बात सुनो, आप 1 साल का लोन 1 करोड़ रुपए का 10% पे आप मुझे दोगे, ठीक है,
और आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। क्यों? मार्केट में 14% इंटरेस्ट रेट है, बिल्कुल सही बात। आपको कितना नुकसान होगा? 4%। किसका? 1 करोड़ का। कितना? 1 साल के लिए। तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 1, इतना आपको नुकसान होने वाला है। बैंक वाला बोला बिल्कुल। मैंने बोला इतना मुझे फायदा होने वाला है। तो मैं बोला एक काम करो, आप मुझे डायरेक्टली ये पेमेंट कर दो। कब बोल रहा हूँ मैं? आज से 6 महीने बाद, जिस दिन लोन स्टार्ट होना था उसी दिन बोल रहा हूँ बैंक वाले को। बैंक वाले ने बोला बात तो सही बोल रहे हो तुम। तो मैंने बोला लाओ ये पैसा मुझे दे दो जितना भी बनता है। बैंक वाले ने बोला इतना अमाउंट नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा कम अमाउंट मिलेगा। मैंने बोला ऐसा क्यों? बैंक वाले ने बोला आपने सब कैलकुलेशन तो सही करी है, पर मेरी बात भी सुनो। अगर आप लोन लेते, बैंक वाले ने मुझे समझाया, अगर आप लोन लेते आज के दिन 1 साल का 1 करोड़ का 10% पे, तो आपका इंटरेस्ट जो बनता है वो आप कब पे करते? जब लोन खत्म होता है, ठीक है, जब आप 1 साल बाद, तभी तो इंटरेस्ट पे करोगे आप। सिंपल सी बात है। और अगर आप एफआरए नहीं करते तो 14% इंटरेस्ट पे करते, वो भी उसी दिन करते, यानी आज से 1 साल बाद जब लोन खत्म होगा। तो एक्चुअल में गेन लॉस जो होगा वो आपको वो लोन के खत्म होने पर होगा। एक्चुअल में गेन लॉस लोन के खत्म होने पर होगा। पर आप मुझे क्या बोल रहे हो, नेट कैश में सेटल करना है तो आज ही के दिन कर लो, यानी आज से 1 साल बाद जो गेन लॉस होना है वो आप मुझसे आज ही सेटल करवा रहे हो। तो उस गेन लॉस का पीवी करूंगा मैं, पीवी करूंगा। तो डिवाइड में मैं पीवी कर रहा हूँ। पीवी किससे करूंगा? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा पीवी। तो सिंपल सी बात है। तो 1 + RR, ठीक है, जितना भी टाइम ड्यूरेशन है, लोन का टाइम ड्यूरेशन 1 साल, 1 साल का ही तो पीवी करें। लोन अगर मान लो मेरा 3 महीनों का होता, आज से 6 महीने बाद 3 महीनों का लोन होता, तो लोन अगर 3 महीनों का होता, पीवी भी मैं 3 मंथ्स का करता। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मार्केट की सपोज 14%, उसको 3/12 कर लेता, ठीक है, 3 महीनों का पीवी। समझ में आ गया? सिंपल सा है, पीवी करने। ये जो डिवाइड में आ रही है ना वो पीवी है, मतलब बहुत इजी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को बहुत स्टूडेंट रटते हैं, रटने का नहीं है, बिल्कुल कंसेप्चुअली समझो। एफआर, एसएफएम और कॉस्टिंग, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, इनको कंसेप्चुअली समझोगे तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप इजीली हर सब्जेक्ट में 70-80+ टारगेट लेके चलोगे। रट के जाओगे तो क्वेश्चन गलत होंगे, तो रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के करो। फाइनल सेटलमेंट कैसे होगा? ऑलरेडी मैंने बताया था। अगर मैंने बोरो करने का डिसीजन लिया, मार्केट में रेट ज़्यादा हो गई, एफआरए कम है, तो मुझे फायदा होगा, बैंक वाला मुझे देगा। और मार्केट में रेट कम हो गई और मैंने एफआरए ज़्यादा पे कर लिया था, मुझे बैंक वाले को पे करना पड़ेगा, मेरे को लॉस हुआ है। और अगर मैंने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया तो इसका रिवर्स हो जाता है। ये मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे दोबारा लिख दिया क्योंकि उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो ठीक है, ये हो गया आपका स्पेकुलेशन कैसे होगा एफआरए के थ्रू। अब लास्ट टॉपिक देखो एफआरए के अंदर, हेजिंग यूजिंग एफआरए। एफआरए का यूज़ करके हम हेजिंग कैसे कर सकते हैं? हेजिंग का क्या मतलब है? यानी वास्तव में मुझे लोन चाहिए, वास्तव में मुझे लोन चाहिए या वास्तव में मुझे इन्वेस्ट करना है। अपन लोन लेने की बात करेंगे। मैंने बोला जनरली सारे क्वेश्चन लोन लेने से रिलेटेड आते हैं, तो मैं लोन लेने की बात ही करूंगा। वास्तव में मुझे 6 महीने बाद 1 साल का लोन चाहिए, ठीक है, एक्चुअल में चाहिए मुझे लोन, लेकिन मुझे डर लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी 6 महीने बाद। तो अब मैं क्या करूँ? तो सर एफआरए कर लो। लेकिन एफआरए में पता है क्या होता है? मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकल लाइफ में एफआरए में कभी भी एक्चुअल में लोन नहीं मिलता है, ना ही एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होता है। बस आपको गेन या लॉस नेट कैश में सेटल हो जाता है। एफआरए में क्या होता है? नेट कैश सेटलमेंट होता है। बात तो वही है, लेकिन बस नेट कैश में सेटल होता है। लेकिन मुझे तो एक्चुअल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? आज से 6 महीने बाद एक्चुअल में लोन तो लूंगा ही 1 साल का, लेकिन मुझे रिस्क से बचना है। मुझे डर लग रहा है इंटरेस्ट रेट की रिस्क बढ़ेगी। हेजर को प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन इसको लॉस भी नहीं चाहिए, एक नॉर्मल पोजीशन पे रहना चाहता है। तो मैंने सोचा यार मैं ना 10% तक का इंटरेस्ट बियर कर सकता हूँ, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट उससे ज़्यादा हो गई तो मेरे से बियर नहीं किया जाएगा और मेरे को एक्चुअल में लोन चाहिए 6 महीने बाद 1 साल का। मुझे लग रहा है कि मार्केट में शायद 14% इंटरेस्ट रेट हो जाएगी आते 6 महीने बाद 1 साल के लोन के लिए। तो मैंने एक एफआरए किया, मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला कि 6 महीने बाद 1 साल के लोन का एफआरए कर दो। उसने बोला 10% पे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? आज से 6 महीने बाद एक तो मैं एक्चुअल लोन लूंगा 1 करोड़ का 1 ईयर के लिए। अब जो भी एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट होगी, फॉर एग्जांपल एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट हो गई 13%, तो मैं 13% के अकॉर्डिंग एक्चुअल इंटरेस्ट तो पे करूंगा। एक्चुअल लोन लिया जाएगा, लोन हमेशा एक्चुअल इंटरेस्ट रेट पे चलेगा। मैंने बोला ना एफआरए में सिर्फ नेट कैश सेटल होता है, लेकिन मैंने एफआरए कर लिया था, उस पर मुझे क्या हो गया? गेन हो गया 3% का। मैंने 10% पे किया था ना, तो कितना? 1 करोड़ का 3% मल्टीप्लाई बाय 1 साल का, तो यहाँ पर गेन मेरा। अब देखो टोटल अमाउंट मेरे को कितना पे करना पड़ेगा हेजिंग के अंदर? एक तो एक्चुअल इंटरेस्ट, लेकिन एफआरए पे गेन हुआ वो मैं माइनस कर लूंगा, और अगर एफआरए में लॉस हो जाता वो मैं प्लस कर लेता। मान लो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट मार्केट में 8% हो जाती, लेकिन मैंने 10% पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो एक्चुअल में तो 8% पे करता, प्लस एफआरए में जो लॉस हुआ है 2% का वो मुझे पे करना पड़ता। इस तरीके से मेरा नेट फाइनल इंटरेस्ट अंडर एफआरए निकल के आता। तो हेजर को नेट फाइनल इंटरेस्ट पूछा जाता है आपसे कि हेजर को नेट फाइनल पेमेंट कितना करना है एफआरए के अंदर। तो सर हेजर को तो लॉस भी हो सकता है, ऐसे लॉस हो सकता है, लेकिन हेजर ने क्या सोचा था? मैं 10% इंटरेस्ट पे करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो पे नहीं कर पाऊंगा, कम हो गया तो कोई बात नहीं, 10% तो मैं पे करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, भुगत लेंगे वो भी, लेकिन रिस्क तो नहीं है ना, ज़्यादा होने की रिस्क तो नहीं है ना, इसलिए तो लॉस वगैरह ये कोई डरता नहीं है, बस ये एक न्यूट्रल रहना चाहता है, ये हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता है। इस केस में सर जो गेन लॉस ऑन एफआरए है, फाइनल सेटलमेंट है, इसे पीवी क्यों नहीं किया? देखो इसका पीवी इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जनरली क्या मान के चल रहा है आईसीआई इस क्वेश्चन में कि ये उसी बैंक के साथ किया जाएगा
जो हम हेजिंग करते वक्त उसी बैंक से एफआरए कर लेंगे जिससे हम लोन ले रहे हैं। तो उसको एक्चुअल इंटरेस्ट जब पे करेंगे ना, उसके बाद जब वो एक्चुअल में लोन खत्म होगा उसी दिन हम सेटल कर लेंगे। आईसीआई ये अजम्पशन लेके इसको सॉल्व करता है। आईसीआई क्या अजम्पशन लेके करता है कि उसी बैंक के साथ एफआरए कर लेंगे, एक्चुअल में लोन ले लेंगे, तो एक्चुअल का इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे, उसको उसी दिन सेटल कर लेंगे। उसको बोलेंगे गेन है तो इसमें से कम इंटरेस्ट ले ले मुझसे, और अगर लॉस है तो बता दे कितना लॉस है वो मैं दे देता हूँ। यानी फाइनल सेटलमेंट पहली डेट पर नहीं होगा, वो उस मैच्योरिटी पर ही होगा। ये अजम्पशन लेके आईसीआई सॉल्व करता है कि भैया एक्चुअल में ले तो रहे हैं हम लोन, ठीक है। तो ये हेजिंग वाला प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आईसीआई की जो अजम्पशंस हैं वो याद करके चलनी पड़ेंगी, तब जाके आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। इसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, IRF, ये क्या है? नाम से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा समझ लिया, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हमने डेरिवेटिव चैप्टर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखे थे, जिसमें अंडरलाइंग असेट्स अपनी क्या थी, शेयर, सिक्योरिटीज या फिर आपके इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स, कमोडिटीज, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। और ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिनमें करेंसी, फॉरेन करेंसी आपकी अंडरलाइंग असेट होती है, वो सब हमने फॉरेक्स चैप्टर में देखे हुए हैं। अब यहाँ पे कौन से हम देखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिनमें अंडरलाइंग असेट क्या होगी, आपका आंसर होगा इंटरेस्ट रेट, पर वो आपका आंसर गलत है। सर इसका नाम है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, फिर भी इसके अंदर अंडरलाइंग असेट इंटरेस्ट रेट नहीं है, तो सर वो फिर इस चैप्टर में क्यों आ रहा है? उसका नाम फिर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स क्यों है? इसके पीछे लॉजिक समझो। जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होते हैं इनमें अंडरलाइंग असेट होता है बॉन्ड, कभी भी इंटरेस्ट रेट इसके अंदर अंडरलाइंग असेट नहीं होता। ये आपको माइंड में फिक्स होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। बिना लॉजिक के भी पढ़ा सकते हैं पर कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन लॉजिक ये है कि जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होते हैं उनमें कभी भी अंडरलाइंग असेट इंटरेस्ट रेट नहीं होती है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में हमेशा अंडरलाइंग असेट बॉन्ड होता है। तो सर अंडरलाइंग असेट बॉन्ड है तो इसका इंटरेस्ट रेट से क्या लेना देना, और इस चैप्टर में इंटरेस्ट रेट को कैसे ये हेल्प करेगा इंटरेस्ट रेट की रिस्क को मैनेज करने में, तो कैसे हेल्प करेगा समझो। देखो जो बॉन्ड है, बॉन्ड पे कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है। अभी मान लो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड की वैल्यू हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में देखते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन में अगर आपको याद हो तो बॉन्ड से जो फ्यूचर में जो कैश फ्लो हैं, फ्यूचर में जो आपको मिलने वाले कैश फ्लो हैं एक पर्टिकुलर बॉन्ड से, उसको आप पीवी किससे करते हो? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर जिसे हम YTM बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। उससे अगर मैं पीवी करता हूं तो मेरे पास एक प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है उस बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड पे अगर YTM 10% है तो सपोज उसकी वैल्यू आ रही है पीवी करने पर 1000 रुपीज़। YTM 10% से अगर मैंने पीवी किया तो 1000 आ रही है। अगर मैं बोलूँ उसकी YTM 12% हो जाती है तो पीवी कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 1000 से कम आएगी। और अगर मैं बोलूँ YTM 7% हो जाती है तो पीवी 1000 से ज़्यादा आएगी। ये किस बेसिस पर बोल रहे हो? अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो ये आप ये आंसर कर पाओगे। ये रिवीजन चल रहा है तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आपको पता होता है, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को पीवी करते हैं तो जैसे जैसे हम इंटरेस्ट रेट पीवी जिस रेट से करते हैं वो रेट अगर बढ़ा देते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है, और वो पीवी वाली रेट, डिस्काउंटिंग रेट अगर हम कम कर देते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपको फैक्टर पता है, ये लॉजिक पता है, इसके पीछे क्या होता है वो सब अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में अपन अच्छे से पढ़ते हैं, ये चीज़ आपको पता है। अब देखो, अब आपकी एक्सपेक्टेशन, आपको लग रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करना है क्योंकि मैं अपनी इंटरेस्ट के रिस्क को बचाना चाहता हूँ। आपको डर क्या लग रहा है? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। तो अब बताओ इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो है मार्केट में वो ट्रेड हो रहा है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में अंडरलाइंग असेट क्या है? बॉन्ड। इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में बढ़ेगी तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे YTM मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो वैल्यू गिरती है। डिस्काउंटिंग रेट ही तो है वो, डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू गिरेगी। यानी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी। बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की वैल्यू के साथ क्या होगा? वो भी गिरेगी। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव की खुद से वैल्यू होती है क्या? नहीं। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? अंडरलाइंग असेट। इस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में अंडरलाइंग असेट क्या है? बॉन्ड। तो बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी तो इसकी वैल्यू भी गिरेगी, और बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी सिंपल सा जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है, अगर आपको डर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की वैल्यू गिरेगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की वैल्यू भी गिरेगी। और किसी चीज़ की अगर वैल्यू गिरने वाली हो तो उसको क्या कर देना चाहिए? बेच देना चाहिए। तो हम क्या डिसीजन ले लेंगे? शॉर्ट या सेल करने का डिसीजन ले लेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को। लेकिन दूसरा सिनेरियो, आपको लग रहा है इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिरने वाली है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिरने वाली है तो क्या होगा? बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी। बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की वैल्यू भी बढ़ेगी, और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की वैल्यू बढ़ेगी यानी किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ने वाली हो तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए? उसको तुरंत खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए। लॉन्ग या बाय करने का डिसीजन ले लोगे, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करोगे या फिर बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करोगे। समझ में आ गया डिसीजन कैसे लेना है? अब देखो, इसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस क्या है। आप सपोज मैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को सेल करने का डिसीजन ले लेता हूं, तो आज मैं एक प्राइस पर सेल करूंगा और मैच्योरिटी पे जो प्राइस होगी उस पर बाय करूंगा,
और उससे मेरे को गेन लॉस पता चलेगा ना, सेल कितने पे किया, बाई कितने पे किया। या फिर आज बाई करने का डिसीजन ले लेता हूँ तो मैच्योरिटी पे सेल करना पड़ेगा, तो उस दिन प्राइस क्या और आज प्राइस क्या, उसके बीच का डिफरेंस ही मेरा गेन लॉस होगा। तो मुझे प्राइस भी तो पता करनी है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस क्या, उसके लिए एक फॉर्मूला अवेलेबल है और ये फॉर्मूला आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू बताया गया है। और इस फॉर्मूला में देखो क्या है, 100 माइनस इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस निकालना बिल्कुल सिंपल सा है, 100 माइनस इंटरेस्ट रेट। 100 में से माइनस कर दो उस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में जो भी पर्टिकुलर बॉन्ड है, उस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में जो भी अंडरलाइंग असेट में जो भी बॉन्ड है उस पर क्या इंटरेस्ट रेट है। बॉन्ड बहुत सारे हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं आपके पास, ट्रेजरी बिल्स बॉन्ड्स हैं, या जो भी मतलब जितने भी बॉन्ड्स मार्केट में अवेलेबल है, हर किसी पे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हो सकता है। तो मान लो मेरे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में, जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में देख रहा हूँ उसमें जो बॉन्ड है उस पर इंटरेस्ट रेट 5% है, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की वैल्यू क्या होगी 95, 100 माइनस 5%, ठीक है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कन्वर्जन फैक्टर से। सर ये कन्वर्जन फैक्टर क्या है, आरबीआई हर बॉन्ड के लिए डेली बेसिस पर कन्वर्जन फैक्टर इशू करता है, जो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी ये आपको कोई कैलकुलेट करने वाली चीज़ नहीं है, ये आरबीआई डेली इशू करता है, ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर। तो इस तरीके से आपको बॉन्ड की प्राइस, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस निकाल लेनी है, पर्टिकुलर हर डेट की आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जिस दिन बाय करोगे उस दिन देख लोगे, और जिस दिन सेल करोगे उस दिन देख लोगे, और डिफरेंस गेन लॉस हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन फैक्टर नहीं देके रखेगा, ठीक है। आईसीआई के क्वेश्चन में कन्वर्जन फैक्टर नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे, एग्जाम में आपने देखा क्वेश्चन आया पर कन्वर्जन फैक्टर अवेलेबल नहीं है, आपने वहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा था, उसको बोला कि सर एक बार आपका मोबाइल फोन देना, आरबीआई की वेबसाइट पर मुझे कन्वर्जन फैक्टर देख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है और ना ही अपने मन से कोई कन्वर्जन फैक्टर अज्यूम करना है। आपको ये मान लेना कन्वर्जन फैक्टर है ही नहीं, कन्वर्जन फैक्टर है नहीं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 100 माइनस इंटरेस्ट रेट। क्या बन जाएगा 100 माइनस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के थ्रू आर्बिट्रेज स्पेकुलेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, हेजिंग यूजिंग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। हेजिंग कैसे करी जा सकती है, आर्बिट्रेज और स्पेकुलेशन क्यों नहीं, क्योंकि ये सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमने फॉरवर्ड वाला देखा है, ठीक है। इसलिए उस पर क्वेश्चन आज तक पूछा भी नहीं गया और नहीं पूछा जाएगा और नहीं आपके मॉड्यूल में टॉपिक दिया गया है। तो हम हेजिंग ही देखने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के थ्रू हेजिंग कैसे हो सकती है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा मैंने क्या बताया था, हेजिंग में याद करो जब हमने डेरिवेटिव चैप्टर में देखा था, हेजिंग करते वक्त सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए, कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें ट्रेड करने हैं, कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें ट्रेड करने हैं। बाय या सेल करने का डिसीजन आप अकॉर्डिंगली ले लोगे, सबसे पहले ये देखकर कि आपको डर क्या लग रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का या गिरने का। उसके बाद अब आपको कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने हैं वो आपको देखना है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा नंबर्स में ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे जब आप जाओगे। तो कैसे लगाओगे पता कितने ट्रेड करने हैं। आपको सपोज 1 करोड़ का लोन चाहिए और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख रुपए का है, तो कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख, इतने तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, यानी कितने 100 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख। समझ में आया ये चीज़ आपको। लेकिन जैसे हमने डेरिवेटिव चैप्टर में शेयर्स वाले केस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नंबर निकाले थे, उसमें भी सेम ऐसी चीज़ करते थे, वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस। तो इधर भी ऐसा ही हो रहा है, अमाउंट ऑफ बोरिंग डिवाइडेड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज। पर वहाँ पे हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय बीटा करते थे, बीटा ऑफ शेयर या पोर्टफोलियो। यहाँ पे भी बीटा की जगह एक चीज़ यूज़ में लेनी पड़ेगी, बीटा की जगह एक चीज़ यूज़ में लेनी पड़ेगी। वो क्या है, देखो आपको लोन हो सकता है 1 साल के लिए चाहिए, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है वो सिर्फ 6 महीनों का है। तो अगर आप डायरेक्टली 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख कर लेते हो, 100 कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, पर ये आपकी पूरी हेजिंग नहीं कर पाएंगे। आपको पूरी हेजिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 1 साल के लोन चाहिए और आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 6 महीनों का है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 6, यानी मल्टीप्लाई करोगे आप ड्यूरेशन ऑफ लोन से, डिवाइड करोगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड से। ये बीटा वाला काम कर रहा है। ये किस चीज़ का काम कर रहा है, बीटा का। तो ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो बिल्कुल ईजी है, यहाँ तक कर लिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आपको इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के थ्रू फाइनल पेमेंट कितना होगा हेजिंग में। देखो हेजिंग में हमें फाइनल पेमेंट निकालना पड़ता है, जैसे हमने निकाला था ना एफआरए के थ्रू फाइनल पेमेंट कैसे आएगा, सेम ऐसे ही इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में हेजिंग में फाइनल पेमेंट कैसे निकालेंगे, सेम वैसा ही। वही इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे आपका सिर्फ गेन लॉस होगा, कोई एक्चुअल बोरिंग वगैरह तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि इसके पीछे तो कंसेप्ट ही अलग होता है, इसमें तो अंडरलाइंग एसेट भी बॉन्ड होती है, तो इस पर तो आपको गेन लॉस होगा, यानी आपको एक्चुअल में बोरिंग लेनी पड़ेगी। सपोज मेरे को आज से 6 महीने बाद 1 साल का लोन लेना था, तो आज से 6 महीने बाद 1 साल का लोन एक्चुअल रेट पर ले लूंगा, जो भी मार्केट में रेट होगी, तो उस पर एक्चुअल इंटरेस्ट तो पे होगा मेरा। अमाउंट ऑफ बोरिंग मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ लोन। इसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पर गेन होगा तो इस इंटरेस्ट में से माइनस कर लेंगे, और अगर लॉस होगा तो इस इंटरेस्ट में वो भी ऐड हो जाएगा, गेन या लॉस। तो गेन या लॉस हम निकालेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में, वो कितना आएगा। फाइनल नेट पेमेंट निकालूँ IRF अगर मैं करता हूँ तो बोरोइंग में मुझे फाइनल पेमेंट कितना होगा, एक एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग प्लस माइनस गेन या लॉस ऑन IRF। तो गेन या लॉस ऑन IRF कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कितने मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिए थे 100, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की साइज कितनी थी 1 लाख, तो ये टोटल अमाउंट के मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिए थे 100 माइनस 1 लाख, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इस पर फायदा कितना होगा,
सेलिंग प्राइस ऑफ आईआरएफ देख लो और माइनस कर दो बाइंग प्राइस ऑफ आईआरएफ। प्राइस निकालना मैंने सिखा दिया और डिसीजन लेना मैंने सिखा दिया। डिसीजन कैसे लेते हैं, जीरो टाइम पर आप सेल करने का डिसीजन ले रहे हो तो आज की सेलिंग प्राइस ले लोगे और मैच्योरिटी की बाइंग प्राइस, और जीरो टाइम पे अगर आप बाइंग करने का डिसीजन ले रहे हो तो आज की बाइंग प्राइस ले लोगे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी की सेलिंग प्राइस ले लोगे। ठीक है, तो सेल प्राइस ऑफ आईआरएफ माइनस बाई प्राइस ऑफ आईआरएफ, इसको परसेंटेज में लेना है। प्राइस को किस में लेना है, हमेशा परसेंटेज में लेना है। इसको परसेंटेज में लेना है आपको, इतना परसेंट आपको फायदा होगा क्योंकि ये प्राइस इंटरेस्ट रेट को रिफ्लेक्ट कर रही है ना। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड का है, गेन लॉस उसी पीरियड का तो निकलेगा, कितने पीरियड का है। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था तो मल्टीप्लाई बाय 6/12। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल नेट पेमेंट अंडर आईआरएफ। ईजी है ये टॉपिक भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वही सब पूरा डेरिवेटिव चैप्टर ही चल रहा है, बस अंडरलाइंग एसेट आपका इंटरेस्ट रेट बनती जा रही है। अब इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, वही यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या होगी, इंटरेस्ट रेट होगी। आपको इंटरेस्ट रेट के लिए ऑप्शंस मिल रहे हैं तो सेम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ है। वहाँ पे हमने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट देखे थे ऑप्शन में, कॉल और पुट, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, सेम वैसे ही यहाँ पे भी दो लोग होंगे, एक ऑप्शन बायर होगा एक ऑप्शन सेलर होगा। ठीक है, ऑप्शन बायर ऑप्शन खरीदेगा, ठीक है, वैसे ही ऑप्शन खरीदेगा, बस यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे। वहाँ कॉल पुट देखा था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैप ऑप्शन फ्लोर ऑप्शन, कैप ऑप्शन फ्लोर ऑप्शन। देखो, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझो, दो तरीके की इंटरेस्ट रेट होती है मार्केट में, एक होती है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक फ्लोटिंग या फिर वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं बैंक वाले के पास जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ 1 साल का लोन चाहिए, उसने बोला कौन सी इंटरेस्ट रेट पर, मैंने बोला फिक्स, तो बोलेगा 10% पे कर देना बस, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, मुझे बस 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना है, बात खत्म। लेकिन मैंने अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला तो बैंक वाला मुझे एक वेरिएबल रेट बताएगा। फिक्स में तो क्या होता है कि रेट फिक्स हो जाती है, बता दी जाती है बस इतनी रेट पे करनी है। फ्लोटिंग में क्या होता है, मेरी रेट डेली बेसिस पर चेंज होती है। फ्लोटिंग के एग्जांपल देखो, लाइबोर प्लस 3%, माइबोर प्लस 5%, पीएलआर प्लस 9%, ये सब फ्लोटिंग रेट के एग्जांपल है। सर इसमें लाइबोर माइबोर पीएलआर क्या है, लाइबोर का फुल फॉर्म है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, माइबोर की मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, पीएलआर की प्राइम लैंडिंग रेट। इंडिया में जनरली माइबोर पीएलआर चलता है, पर आईसीआई के क्वेश्चन में लाइबोर वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी आए आपको बस पता होना चाहिए ये फ्लोटिंग रेट इस तरीके से प्रेजेंट करी जाती है। इसमें सर लाइबोर माइबोर पीएलआर इनका मीनिंग क्या है, देखो बहुत सारे बैंक से, जैसे लाइबोर का क्या मीनिंग है कि बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने एक कंसोर्टियम एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो ग्रुप में डिसीजंस लेते हैं और जनरली डेली बेसिस पर एक लाइबोर रेट इशू करते हैं, डेली बेसिस पर एक लाइबोर रेट इशू करते हैं। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट यानी मेन इनका हेडक्वार्टर्स है लंदन के अंदर, और इसमें बहुत सारे बैंक्स ने मिलकर ग्रुप बनाया हुआ है। तो क्या सर उसमें सारे लंदन के बैंक है, कुछ इंडिया के बैंक भी हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के बैंक भी है, कुछ अमेरिका के बैंक भी हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ लंदन के बैंक हो, लेकिन कुछ बहुत सारे लोगों ने बन के एक ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे अपने कंट्रीज़ के ग्रुप बने हुए ना, सार्क ग्रुप और बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वैसे उसी तरीके से ये लाइबोर है। तो बहुत सारे बैंक ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो ग्रुप डेली बेसिस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट इशू करता है जिसे लाइबोर बोलता है, वो लाइबोर रेट। तो लाइबोर आज 5% है, कल 5.5 हो सकती है, परसों 4 हो सकती है, ऐसे डेली चेंज होती है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैंने लाइबोर प्लस 3% पे लोन लिया तो क्या होगा, मैंने सपोज 1 करोड़ का लोन ले लिया, आज अगर लाइबोर 5% है तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लाइबोर प्लस 3% के अकॉर्डिंग 5 + 3 8%, यानी आज के दिन 8% मेरा इंटरेस्ट जाएगा, 8% पर एनम के अकॉर्डिंग आज के दिन पे इंटरेस्ट लगेगा। कल लाइबोर हो जाती है 6%, तो कल के दिन मेरा इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 6 + 3 9% के अकॉर्डिंग। तो यानी डेली मेरा इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो सर डेली इंटरेस्ट चेंज होगा, तो ये देखो डेली करेंगे तो बहुत ज़्यादा अलग कैलकुलेशन हो जाएगी, मतलब वास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी हर बोरोवर के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए, सबको दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में। और ऐसा है नहीं कि लोन लेने वाले 2-4 जने होते हैं, फ्लोटिंग रेट पे बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, बैंक वालों को भी दिक्कत आएगी, कस्टमर को भी दिक्कत आएगी इतनी सारी कैलकुलेशन को समझने में। तो इसके लिए क्या हिसाब निकाला गया कि लाइबोर माइबोर पीएलआर तो डेली बेसिस पर चेंज होंगी, ठीक है, डेली बेसिस पर चेंज होंगी, पर लोन में लाइबोर को रीसेट कब किया जाएगा उसका एक पीरियड फिक्स कर दिया गया है। यानी मैंने सपोज बैंक वाले को बोला मुझे 2 साल का लोन चाहिए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो बैंक वाले ने बोला ठीक है आपको लाइबोर प्लस 3% पे दे रहे हैं और आपकी लाइबोर हम हर 3 महीने में रीसेट करेंगे। इसका क्या मतलब है, आज के दिन जो लाइबोर है जब मैंने लोन लिया, आज के दिन सपोज लाइबोर 5% है, तो 5 + 3 8%, मेरे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स 8% पे लोन रहेगा। 3 महीने बाद लाइबोर रीसेट होनी है, तो 3 महीने बाद जो भी लाइबोर की रेट होगी, सपोज 7% है तो 7 + 3 10%, नेक्स्ट 3 मंथ 10% इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो भी मार्केट में लाइबोर होगी फिर रीसेट हो जाएगा लोन। समझ में आया। तो रीसेट डेट का मतलब क्या होता है, जिस दिन हम लाइबोर माइबोर पीएलआर को रीसेट करते हैं लोन के अंदर। तो जो आगे जैसे लाइबोर प्लस 3%, लाइबोर प्लस 5%, ये जो होता है +3 +5 कुछ भी, इसे क्या बोला जाता है, स्प्रेड। इसे बोला जाता है स्प्रेड। ये फिक्स पोर्शन होता है, इसे स्प्रेड बोला जाता है।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। दो तरीके की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। अब देखो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस कितने तरीके के होते हैं, मेन ये अपने को समझना है, उसके लिए हमने वो ये कंसेप्ट देखा था। देखो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस हमारे 3 तरीके के हैं अपने पास, कैप, फ्लोर, कॉलर। कॉलर को एक बार साइड में करो, कैप और फ्लोर समझ जाओगे तो कॉलर भी समझ जाओगे। कैप क्या है, नाम से समझ में आ जाना चाहिए। कैप, इंसान कैप कहाँ पहनता है, सर के ऊपर पहनता है, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है, सर है इंसान का, उसके ऊपर कैप है, फिर उसके ऊपर क्या लगाएगा, कुछ नहीं है, मतलब एक फिक्स सीलिंग, बस इससे ऊपर नहीं जा सकते आप। तो यानी मुझे डर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, तो मैंने क्या किया, मैंने कैप ऑप्शन खरीद लिया। मैंने बोला 12% का मुझे कैप ऑप्शन दे दो। इससे क्या होगा, मैंने जो लोन लिया है, सपोज मैंने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया, अब मुझे डर लग रहा है यार इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो ज़्यादा लोन इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। यानी अगर 10% इंटरेस्ट रेट रही मार्केट में, लाइबोर, सपोज लाइबोर पे लोन लिया था मैंने और लाइबोर 10% हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा क्या, नहीं। लेकिन लाइबोर अगर 14% हो जाती है तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि ऑप्शन में मैंने 12% फिक्स कर लिए, 2% का फायदा होगा। समझ में आ गया। तो कैप ऑप्शन क्या होता है, मैक्सिमम सीलिंग को फिक्स कर देता है। अब फ्लोर ऑप्शन क्या होता है, नाम से समझ में आना चाहिए, फ्लोर यानी सबसे नीचे। फ्लोर आपका सबसे नीचे होता है ना, इससे नीचे क्या है, ठीक है, फ्लोर है आपका सबसे नीचे, तो सबसे नीचे की रेट। तो सबसे नीचे की रेट कहाँ काम में आती है, इन्वेस्टमेंट करते टाइम। सपोज मुझे इन्वेस्टमेंट करना है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो मुझे डर लग रहा है यार मार्केट में अगर लाइबोर, मैंने सपोज लाइबोर पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, मुझे डर लग रहा है कि यार 4% से अगर इंटरेस्ट रेट नीचे चली गई, ज़्यादा नीचे चली गई तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने फ्लोर ऑप्शन खरीद लिया 4% का। इससे मतलब क्या है, अब अगर इंटरेस्ट रेट 5% रहती है कोई दिक्कत नहीं, 4.5% रहती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी दिन लाइबोर 3% चली गई तो मैं क्या करूँगा, फ्लोर ऑप्शन पर इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे 4% इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया। तो बिल्कुल ईजी है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें पे ऑफ कैसे होता है, तो जनरली मैंने आपको मतलब समझा दिया कैप और फ्लोर का, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैप ऑप्शन पे आपने 12% पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहूँ तो आपसे 12% पे लोन ले लूँ, चाहूँ तो नहीं लूँ। फ्लोर ऑप्शन का ये मतलब नहीं है कि मैं चाहूँ तो 4% पे आपके पास इन्वेस्टमेंट कर दूँ, चाहूँ तो नहीं करूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, नेट कैश में सेटलमेंट होता है। यानी इसका क्या मतलब है सर, यानी अगर मार्केट में मैंने सपोज 12% का कैप ऑप्शन बाय किया है, तो अगर मार्केट में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताओ मैं अगर सोचो जो अपन जिस तरीके से सोचते हैं, मैं 10% पे लोन लेने जाऊंगा या ऑप्शन में 12% पे, 10% पे, सिंपल सी बात है। यानी ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, तो ऑप्शन में कुछ पेमेंट होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, बस जीरो टाइम पे जो मैंने प्रीमियम दिया होगा सेलर को वो गया होगा मेरी जेब से, लेकिन अभी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% हो जाती है और ऑप्शन में 12%, तो मैं कहाँ लोन लेने जाऊँगा, ऑप्शन वाले के पास 12%, पर एक्चुअल में तो लोन मिलेगा नहीं, तो नेट कैश में सेटलमेंट होगा। कितना होगा, मार्केट में 14%, इधर 12%, यानी 2%। यानी मुझे क्या हो रहा है, 2% का फायदा हो रहा है, यानी ऑप्शन सेलर मुझे 2% पेमेंट कर देगा। ऑप्शन सेलर को नुकसान हुआ, मुझे फायदा हुआ। यानी स्ट्राइक रेट अंडर ऑप्शन कम है और मार्केट रेट ज़्यादा है तो एक्सरसाइज होगा कैप ऑप्शन, और स्ट्राइक रेट अंडर ऑप्शन ज़्यादा है और मार्केट रेट कम है तो एक्सरसाइज होगा फ्लोर ऑप्शन। सेम वही चीज़ें हैं जो हमने कॉल और पुट में देखी थी। ऑप्शन सेलर पेमेंट करता है ऑप्शन बायर को, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कॉलर ऑप्शन क्या होता है, ये कैप और फ्लोर ऑप्शन का मिक्स होता है, कुछ भी अलग नहीं है, कैप और फ्लोर का मिक्स होता है। ये वो पर्सन लेता है जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, जिसको भयंकर रिस्क लेनी है मार्केट में और उससे ट्रांजैक्शन करना है। ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, रातों रात अमीर बनना चाहता है, पर ऐसा इंसान रातों रात बर्बाद भी हो सकता है। रातों रात बर्बाद भी कैसे हो सकता है समझो। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आ रही है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर लगे तो कौन सा ऑप्शन लेते हैं हम, कैप ऑप्शन। मैंने कैप ऑप्शन खरीद लिया, इसके लिए मुझे प्रीमियम पे करना पड़ा होगा, पर मैं चाहता हूँ कि यार जो मैंने प्रीमियम पे किया ऑप्शन सेलर को वो मैं बचा लूँ। सपोज 100 रुपये का प्रीमियम किया, मैं ना ऐसा इंसान हूँ जिसको रातों रात अमीर भी बनना है, पैसा भी मुझसे खर्च नहीं होता, वो वाला इंसान कॉलर ऑप्शन लेता है। तो मैं अपना प्रीमियम बचाना चाहता हूँ। मैंने प्रीमियम बचाने के लिए क्या किया, मैंने सोचा यार मेरे को डर लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो मैं कैप ऑप्शन खरीद लेता हूँ, ऑप्शन सेलर को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं अपना प्रीमियम भी बचा लूँ। यार इसको क्यों छोड़ूँ मैं मतलब बिल्कुल लालची कंजूस टाइप का इंसान हूँ, मैं प्रीमियम भी बचाना चाह रहा हूँ। तो मैंने सोचा इंटरेस्ट रेट बढ़ने का ही तो डर है, इंटरेस्ट रेट गिरेगी तो है नहीं, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ इंटरेस्ट रेट गिरेगी नहीं, तो मैंने क्या किया, कॉलर ऑप्शन बेच देता हूँ, कॉलर ऑप्शन फ्लोर ऑप्शन बेच देता हूँ, क्योंकि मार्केट में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। देखो मार्केट बेवकूफ़ों से भरा हुआ है, मार्केट में मुझे लगता है रिलायंस के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है रिलायंस के शेयर की वैल्यू गिरेगी। मार्केट में सब तरीके के लोग हैं, तो मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा है इंटरेस्ट रेट गिरेगी, ठीक है, तो कुछ बेवकूफ़ों को मैं फ्लोर ऑप्शन बेच देता हूँ जिनको लग रहा है इंटरेस्ट रेट गिरेगी। उससे क्या होगा, वो बेवकूफ़ मुझे प्रीमियम पे करेगा, जो मैंने यहाँ प्रीमियम पे किया वो मेरा सेट ऑफ हो जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा। दूसरी चीज़, मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने ही वाली है, तो यहाँ से ऑप्शन सेलर से मेरे पास पेमेंट आएगा प्रॉफिट का, और इंटरेस्ट रेट गिरने से रही, इंटरेस्ट रेट गिरेगी नहीं, मुझे ऐसा भी कॉन्फिडेंस है। तो जिसको मैंने फ्लोर चिपकाया है, जिसको मैंने फ्लोर बेचा है,
वो कभी एक्सरसाइज करने आएगा नहीं। यानी चारों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा। मतलब मैं रातों रात सपने देख लिया प्रॉफिट कमाने के, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया चल रहा है, मैंने कर भी ली स्ट्रेटेजी, एक दिन पता चलता है इंटरेस्ट रेट गिर गई तो सब तरफ से बर्बाद। सिर्फ प्रीमियम मेरा सेट ऑफ हो पाया, यहाँ से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट गिरने से मैं ये वाला कैप ऑप्शन तो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाया, फ्लोर ऑप्शन वाला मुझसे पैसे मांगने आ गया, मुझे उसको देना पड़ा। मतलब मैं भयंकर बर्बाद भी हो सकता हूँ। लेकिन ये तभी करनी है जब आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, ज़्यादा लालची हो आप, तो करना है आपको कॉलर ऑप्शन। इसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी इसमें हो सकती है, एक तो बाय कैप एंड सेल फ्लोर, दूसरी क्या हो सकती है, मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो क्या करूँगा, फ्लोर को तो बाय कर लूँगा और कैप ऑप्शन को सेल कर दूंगा। समझ में आ गया कॉलर ऑप्शन? ठीक है, चलिए आगे। अब पे ऑफ कैसे निकालेंगे, मैंने बोला नेट कैश में सेटल होता है, पे ऑफ कैसे निकलेगा, कैप ऑप्शन में मार्केट रेट ज़्यादा हो स्ट्राइक कम हो तो उसका डिफरेंस, मार्केट रेट क्या है, लाइबोर माइबोर पीएलआर जो भी आपको दे रखी है रीसेट डेट पर। फ्लोर ऑप्शन में स्ट्राइक रेट ज़्यादा हो मार्केट रेट कम हो तो एक्सरसाइज होता है, तो इसका डिफरेंस ले लो बस। अब एक क्वेश्चन और बनता है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन करोगे सॉल्व हो जाएंगे इजीली। एक क्वेश्चन और आता है इस पे कई बार, प्रीमियम ऑन इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में क्या है, मैं ऑप्शन बायर हूँ, सामने वाला ऑप्शन सेलर, तो मुझे सामने वाले को प्रीमियम भी पे करना है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीमियम जनरली तुरंत पे किया जाता है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, जब भी ऑप्शन खरीदते हैं उसी टाइम आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो प्रीमियम कैसे निकालेंगे, तो सर सिंपल सा है, प्रीमियम पता है कैसे निकलता है, जितने अमाउंट का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1 करोड़ की बोरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस पर एक रेट बता दी जाती है, फॉर एग्जांपल 0.1%, 1 करोड़ का 0.1% जो कि होगा आपका शायद 10,000, ठीक है, तो ये मेरा प्रीमियम बनता है। तो सर इसमें दिक्कत कहाँ आई, इसमें दिक्कत कहाँ आई, प्रीमियम तो डायरेक्टली पता चल गया, इसमें दिक्कत कहाँ आती है, एक और तरीके का क्वेश्चन आता है। आपको बोला जाता है कि 2 साल का लोन है, 6-6 महीनों का रीसेट पीरियड है, फ्लोटिंग रेट लोन है, 6-6 महीनों का रीसेट पीरियड है, 1 करोड़ का लोन है, तो इस पे प्रीमियम पता कर लो आपने, 1 करोड़ का 0.1%, सपोज 10,000, देख लेना कैलकुलेशन क्या है, मैंने ऐसे ही बता रहा हूँ 10,000, ऐसा मत बोलना कैलकुलेशन आपने ऐसे बता दी। तो अपन मान के चलते प्रीमियम है 10,000, तो टोटल प्रीमियम मुझे कितना पे करना है, सामने वाले को 10,000 का पे करना है। पर आपको क्या बोला गया, आपको जो प्रीमियम पे करना है वो हर रीसेट डेट को आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, यानी 10,000 टोटल प्रीमियम को आप हर रीसेट डेट को एक इंस्टॉलमेंट मानते हुए 4 बार पे करोगे। मेरा 2 साल का पीरियड था, 6-6 महीने में रीसेट पीरियड आ रहे थे, तो मेरे को 4 इंस्टॉलमेंट में, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये 10,000 का टोटल अमाउंट पे करना है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आप लॉजिकली एक चीज़ सोचो जो मैं अपन ने बहुत बार एसएफएम में दे रखी है। मान लो मेरे को 100 रुपये का कैश फ्लो अगले 5 साल तक मिलने वाला है, अगले 5 साल तक हर साल 100 रुपये मिलने वाले हैं, 10% मेरी डिस्काउंटिंग रेट है। इसका पीवी कैसे करते हो आप, 100 मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी करते हो 5 ईयर्स का, यही तो करते हो। 100 क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट ही तो आपकी, और जो पीवी करके अमाउंट आता है वो टोटल अमाउंट ही तो आपका। टोटल अमाउंट मेरे को पता है यहाँ पर 10,000, पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी मेरे को पता है वहाँ कितने थे, 5 साल, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, जो भी डिस्काउंटिंग रेट थी 10%, यहाँ पे भी पीवीएफ मेरे को पता हो जाएगा। 4 साल मेरा, 4 मेरे रीसेट पीरियड है, डिस्काउंटिंग रेट में मान लेता हूँ 4% होगी मेरी, जो भी क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो मैं बताओ इंस्टॉलमेंट निकाल सकता हूँ क्या, जो 100 रुपये, 100 को मैंने पीवीएफ से मल्टीप्लाई किया तो मेरा पीवी टोटल वैल्यू आ रही थी। टोटल वैल्यू मुझे पता है इस केस में 10,000, बस वो 100 रुपये वाला आइटम नहीं पता, वो पता करना है तो क्या करूँ, इस 10,000 को डिवाइड बाई पीवीएफ कर दूँ, बस वही चीज़ करिए। तो आपको हर रीसेट डेट पे कितना प्रीमियम पे करना है वो पता चल जाएगा। बिल्कुल ईजी है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन हर स्टूडेंट इसको रट के जाता है, मतलब इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कंसेप्चुअल फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, मतलब कंसेप्चुअल चीज़ है ये तो, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, इसका क्वेश्चन आपके पास एक वापस सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, स्वैप्स या एक्सचेंज, ठीक है। सबसे टिपिकल टॉपिक जो स्टूडेंट्स को लगता है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसे छोड़ देते हैं। ये टॉपिक क्या है, पिछले 10 साल में कभी नहीं आया, मतलब 8-10 साल से आईसीआई ने इस टॉपिक को भूल गया था, इसलिए ऐसा कोई टॉपिक एग्जिस्ट भी करता है क्या। सबसे पहले ये ओल्ड कोर्स में May 19 में पूछा गया इस पे क्वेश्चन, फिर अभी नवंबर 20 के एग्जाम्स में लेटेस्ट पूछा गया है इसी के ऊपर क्वेश्चन आपके एसएफएम में न्यू कोर्स के अंदर, ठीक है। तो अब आईसीआई को वापस इस टॉपिक में इंटरेस्ट आया है, जिसको जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं सबसे टिपिकल टॉपिक मानते हुए, जबकि इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आराम से हो जाएगा। अभी अपन रिवाइज कर लेते हैं, आपको समझ में भी आएगा ईजिली, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। स्वैप या एक्सचेंज, देखो स्वैप या एक्सचेंज वाला टॉपिक है इस चैप्टर में, तो सबसे पहले समझो इसका मीनिंग क्या है। स्वैप्स का जो जनरल मीनिंग होता है एक्सचेंज, किसी चीज़ को एक्सचेंज करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मेरे फ्रेंड के पास एक मोबाइल फ़ोन है, मैंने उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया और मेरा मोबाइल फ़ोन उसको दे दिया। सपोज मेरे पास एंड्रॉइड था, उसके पास iOS था, ठीक है। ऐसा कोई बेवकूफ़ फ्रेंड है नहीं जो ऐसा करेगा, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे एक्सचेंज कर लेंगे। तो वही चीज़ है स्वैप। स्वैप 3 तरीके के हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, कंबाइंड स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप नाम से समझ में आ जाना चाहिए, इंटरेस्ट रेट स्वैप होती है इसके अंदर, ठीक है। मेरे पास सपोज फिक्स रेट लोन है, मेरे फ्रेंड ने फ्लोटिंग रेट लोन लिया हुआ है, मैंने बोला यार मेरे को फ्लोटिंग चाहिए, उसने बोला मुझे फिक्स चाहिए, मैंने बोला एक काम कर बदल लेते हैं, मेरे पास फिक्स है तू मेरा वाला ले ले, मैं तेरा फ्लोटिंग वाला ले लेता हूँ। ये हो गया इंटरेस्ट रेट स्वैप। करेंसी स्वैप क्या, मेरे को चाहिए डॉलर में लोन, मेरे फ्रेंड को चाहिए रुपये में लोन, लेकिन मैंने रुपये में लोन लिया हुआ है और उसने डॉलर में लोन लिया हुआ है।
मैंने उसको बोला यार तेरे पास डॉलर का लोन चाहिए, डॉलर का लोन है मेरे को वो चाहिए, और उसने बोला तेरे पास रुपये का लोन है मुझे वो चाहिए, तो मैंने मेरा रुपये का लोन उसे दे दिया, मेरा उसके पास जो डॉलर का लोन था वो मैंने ले लिया। ये है करेंसी स्वैप। कॉम्बाइंड स्वैप इन दोनों का मिक्स है कि करेंसी स्वैप भी हो रहा है और उसके अंदर इंटरेस्ट रेट स्वैप भी हो रहा है, ठीक है, कि डॉलर पे सपोज फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और रुपये में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसका फिर स्वैप हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 तरीके के स्वैप होते हैं। हमें इस चैप्टर में कौन सा पढ़ना है, इंटरेस्ट रेट स्वैप पढ़ना है। इस चैप्टर में कौन सा पढ़ना है, इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो सर करेंसी स्वैप कहाँ पढ़ेंगे, करेंसी स्वैप आईसीआई के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हमें फॉरेक्स चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन हम वो भी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्वैप का सिंगल टॉपिक है, सेम टॉपिक है। इंटरेस्ट रेट स्वैप में जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं सेम चीज़ करेंसी स्वैप में अप्लाई होंगी, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मतलब एक बार इंटरेस्ट रेट स्वैप समझ में आ गया ना, फिर करेंसी स्वैप आपको अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हर तरीके का स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, कॉम्बाइंड स्वैप, सारे के सारे स्वैप एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, सारे क्वेश्चंस इनके एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, इसलिए वो टॉपिक भी अपन यहीं खत्म कर लेंगे। चलिए इंटरेस्ट रेट स्वैप समझते हैं। सबसे पहले वही 2 तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं, मैंने वापस यहाँ पे डिनोट किया क्योंकि इस टॉपिक में तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फ्लोटिंग या वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपको समझ में आता है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने सबसे पहले स्वैप को समझने के लिए। होता क्या है, मिस्टर एक्स एक पर्सन है, मिस्टर वाई एक पर्सन है। मिस्टर एक्स ने ऑलरेडी एक फिक्स रेट लोन लिया हुआ है 10% पर एनम पर, मिस्टर वाई ने फ्लोटिंग रेट लोन लिया हुआ है PLR + 1% पर, ठीक है। मिस्टर एक्स अपने घर बैठा हुआ है, उसने लोन तो फिक्स पे ले लिया पर उसको चाहिए फ्लोटिंग रेट लोन। मिस्टर वाई है जो घर पे बैठा हुआ है, फ्लोटिंग रेट लोन लेके बैठा है, लेकिन उसको चाहिए बेचारे को फिक्स रेट लोन। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है, ये आप माइंड में फिक्स रखना। दोनों को नहीं पता मिस्टर एक्स को कि कोई मिस्टर वाई एग्जिस्ट करता है, और मिस्टर वाई को नहीं पता कोई मिस्टर एक्स एग्जिस्ट करता है। दोनों के मन में कुछ इच्छाएं हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं, पर उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। समाज में आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, फिर बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में जाकर। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला कि चलो कुछ इच्छा हम पूरी करवा देते हैं लोगों की, और उसके लिए उन्होंने स्वैप का एक कॉन्सेप्ट निकाला। इच्छा पूर्ति का एक इक्विपमेंट है, ये लोगों की इच्छा ही पूरी करवाता है। सिर्फ एक ही तरीके की इच्छा पूरी होती है, इंटरेस्ट रेट स्वैप या कॉम्बाइंड, आपके लोन से रिलेटेड इच्छा, ठीक है। बाकी कोई दूसरी इच्छाएं इससे मत रखना कि आप सोचो मेरी कोई दूसरी इच्छाएं हैं तो वो भी इससे पूरी हो जाएंगी, वो फिर आपको अलग तरीके से पूरी करनी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही इच्छा पूरी होगी। तो स्वैप बैंक क्या होता है, स्वैप बैंक ने एक अपना बिजनेस ओपन किया, एक बैंक है बैठा हुआ है, एग्जिस्ट किया हुआ है। ये क्या है, जनरली वो ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, सब कुछ हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो लोगों को मिलाते हैं, लोगों को आपस में इच्छाएं पूरी करवाते हैं। तो स्वैप बैंक का एक कंसेप्ट है। स्वैप बैंक एक दुकान खोली गई जहाँ पे लोगों की इच्छा पूरी करी जाएगी, जिनको जैसा लोन चाहिए वो अपना लोन स्वैप करवा सकते हैं। तो मिस्टर एक्स को पता चला ऐसा कोई दुकान बैठी हुई है कि जो इच्छाएं पूरी करवाता है, तो मिस्टर एक्स ने फिक्स रेट लोन लिया हुआ था। अब इसको कौन सा चाहिए था, फ्लोटिंग रेट लोन। ये गया स्वैप बैंक के पास, स्वैप बैंक मैंने एक फिक्स रेट लोन लिया हुआ है, मुझे फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए। बोला कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे किस लिए, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन फ्री रहो, आपकी सारी इच्छाएं हम पूरी करेंगे, ठीक है। मिस्टर एक्स खुश हो गया। मिस्टर वाई, उसको भी पता चला, वो भी गया स्वैप बैंक के पास, उसने बोला सर मेरे पास फ्लोटिंग रेट लोन नहीं है, मुझे फिक्स रेट लोन चाहिए। स्वैप बैंक ने बोला कोई बात नहीं, आपकी भी हम इच्छा पूरी करेंगे, हम तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो स्वैप बैंक ऐसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि ऐसे लोग मिलना मुश्किल है ना। मिस्टर एक्स रास्ते में जाके सबसे थोड़ा पूछेगा यार तेरे पास ये है क्या, अपन एक्सचेंज कर लेते हैं, अपन अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। ऐसा रोड पे चलते काम नहीं हो सकता, उसके लिए कोई एक सेंटर चाहिए, तो वो सेंटर है स्वैप बैंक। तो स्वैप बैंक ये काम करता है। अब देखो स्वैप बैंक को ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ये एग्जाम्पल में 2 लोग हैं अपने। मिस्टर एक्स अभी भी मिस्टर वाई को नहीं जानता, ठीक है, मिस्टर एक्स सिर्फ स्वैप बैंक को जानता है। तो मिस्टर एक्स जैसे ही गया स्वैप बैंक के पास, तो मिस्टर एक्स ने बोला फिक्स रेट लोन मेरे पास है, मुझे चाहिए फ्लोटिंग रेट लोन। तो स्वैप बैंक ने बोला तेरे को कौन सा चाहिए, फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए ना। तो फ्लोटिंग रेट लोन अगर तेरे पास होता तो तू क्या करता, फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे करता। तो तू एक काम कर, मुझे फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे कर PLR + 1%। तो स्वैप बैंक मिस्टर एक्स से PLR + 1% ले लेगा। मिस्टर वाई को कौन सा लोन चाहिए, फिक्स रेट, लेकिन है कौन सा, फ्लोटिंग रेट। तो मिस्टर वाई जब स्वैप बैंक के पास गया तो मिस्टर वाई को स्वैप बैंक ने बोला कि तेरे को कौन सा चाहिए, फिक्स रेट। तो तेरे पास अगर फिक्स रेट होता तो तू क्या करता, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता। तो तू एक काम कर, मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर 10%, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर मिस्टर एक्स को तो 2 जगह पे करना पड़ा है, एक फिक्स रेट ले रखा है वो, और स्वैप बैंक को फ्लोटिंग, और सेम मिस्टर वाई को भी, मिस्टर वाई ने एक फ्लोटिंग मार्केट में लिया हुआ है, वो इंटरेस्ट तो पे कर ही रहा है, और स्वैप बैंक को फिक्स भी पे कर रहा है। लेकिन अभी बात समझो, अब स्वैप बैंक ने क्या किया, मिस्टर वाई से क्या लिया, 10% फिक्स इंटरेस्ट ले लिया, क्योंकि मिस्टर वाई को तो फिक्स ही चाहिए था। अब ये 10% स्वैप बैंक ने ले जाकर मिस्टर एक्स को दे दिया। मिस्टर एक्स को क्या बोला, ले भाई तू 10% जो तेरा मार्केट में जो तूने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है ना, वो पे कर दे। तो मिस्टर एक्स 10% जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्वैप बैंक से ले लेगा और मार्केट में ले जाके एज इट इज दे देगा। तो ये ट्रांजेक्शन नील हो गया,
ठीक है। और मिस्टर एक्स ने स्वैप बैंक को जो फ्लोटिंग दिया बस वो ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करता है, तो मिस्टर एक्स का ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया ना फ्लोटिंग में। और मिस्टर एक्स से स्वैप बैंक ने जो फ्लोटिंग लिया था तो स्वैप बैंक ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले जाकर किसको दे देगा, मिस्टर वाई को, बोलेगा ले भाई ये तू फ्लोटिंग ले ले और ये मार्केट में पे कर दे। किसके बदले दिया स्वैप बैंक ने मिस्टर वाई को, ये मिस्टर वाई से जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था। तो मिस्टर वाई के फाइनल ट्रांजैक्शन क्या बचा, 10% वाला फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो इसको मैंने समरी में लिखा, मिस्टर एक्स का क्या हुआ, मिस्टर एक्स मार्केट में लेंडर को कितना पे कर रहा है, फिक्स 10%। इसको स्वैप बैंक से मिला कितना, 10%। स्वैप बैंक को इसमें पे क्या किया, फ्लोटिंग PLR प्लस 1%। तो तीन चीजें होती हैं, बस तीन ये माइंड में फिक्स रखो, ये तीन कैलकुलेशन करोगे स्वैप में कभी गलती नहीं होगी। पे टू लेंडर, रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक, पे टू स्वैप बैंक, पे टू लेंडर, रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक, पे टू स्वैप बैंक, ये आ जाता है नेट पेमेंट अंडर स्वैप, नेट पेमेंट अंडर स्वैप। मिस्टर वाई के केस में क्या था, पे टू लेंडर PLR प्लस 1%, स्वैप बैंक से क्या मिल रहा था, PLR प्लस 1%, और स्वैप बैंक को इसने पे क्या किया, 10%। तो नेट पेमेंट कितना गया, 10%। ठीक है। तो स्वैप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है हमेशा, एक तो जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, ये डायग्राम बना के सॉल्व करना है। जब भी ये डायग्राम बना के सॉल्व करोगे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमेशा ये डायग्राम बना के सॉल्व करना है। और इस तरीके से बस ये तीन ट्रांजैक्शन होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तीनों ट्रांजैक्शन कैसे आए, मिस्टर एक्स के 3 ट्रांजैक्शन और मिस्टर वाई के 3 ट्रांजैक्शन, वो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो सर अभी हमें सब समझ में आ गया, बस एक कन्फ्यूजन है, स्वैप बैंक क्या समाज सेवा के लिए बैठेगा, इसने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब मिस्टर वाई से कलेक्ट करके मिस्टर एक्स को दे दिया, मिस्टर एक्स से कलेक्ट करके मिस्टर वाई को, ये तो बेचारा सब लोगों की इच्छाएं पूरी करवा रहा है, इसकी इच्छा कौन पूरी करेगा। तो ये अपनी इच्छा खुद पूरी कर लेता है। ये क्या करता है, ये कमीशन चार्ज कर लेता है मिस्टर एक्स से भी मिस्टर वाई से भी। ठीक है, ओवरऑल एक कमीशन चार्ज कर लेता है पूरे ट्रांजेक्शन में, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है कमीशन, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक बार मैं ओवरऑल समरी देना चाह रहा हूँ इस टॉपिक, इसलिए मैंने यहाँ पे कमीशन नहीं किया, बाकी ये अपना भी कमीशन रखता है। ठीक है, वो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं इस टॉपिक में। ये तो हो गया स्वैप होता क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं स्वैप के थ्रू। एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्वैप में। सबसे पहला पूछा जाता है, आपको एक स्वैप दिया जाता है कि मिस्टर एक्स इतना पे कर रहा है स्वैप बैंक को, स्वैप बैंक इतना मिस्टर वाई को पे कर रहा है, मिस्टर वाई स्वैप बैंक को इतना, वो इतना। ठीक है, पूरा स्वैप अरेंज करके दिया जाता है, क्वेश्चन में दिया जाता है। बस आपको बताना होता है क्या स्वैप करना बेनिफिशियल है या स्वैप नहीं करना बेनिफिशियल है। मतलब तो सर स्वैप ऐसा नहीं है कि मैंने फिक्स रेट लोन ले लिया और अब मुझे फ्लोटिंग चाहिए तो ही मैं स्वैप करूंगा। कई बार क्या होता है, मेरे को फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए, मैंने अभी कोई लोन नहीं लिया है, मेरे को फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए। तो सर अभी कोई लोन नहीं लिया तो डायरेक्टली मार्केट में जाके फ्लोटिंग ले लो ना, स्वैप की जरूरत ही क्या है। नहीं, हम स्वैप कर सकते हैं अभी भी। मान लो मैं मार्केट में फ्लोटिंग लेने जाता हूँ तो मेरे को रेट मिल रही है लाइबोर प्लस 5%, लेकिन मेरा दोस्त है अगर वो लोन लेने जाता है, उसकी बैंक में जान पहचान है, उसको लोन मिल रहा है लाइबोर प्लस 3% सपोज। तो बताओ अगर मेरा दोस्त लोन ले ले फ्लोटिंग, ठीक है, और वो मुझे दे दे, मैं फिक्स ले लेता हूँ और वो फ्लोटिंग ले ले, और वो मुझे अपना फ्लोटिंग दे दे, मैं उससे अपना फिक्स दे दूँ। ऐसा हो सकता है मेरे को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पड़ रही हो और मेरे दोस्त को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पड़ रही हो, तो हम दोनों के फायदा हो गया ना। मैं फिक्स ले लेता हूँ, वो फ्लोटिंग ले लें और हम दोनों स्वैप कर लें। तो कई बार स्वैप करने में फ़ायदा हो जाता है। मतलब मेरे को स्वैप में फ्लोटिंग रेट ऑफ लोन कितने में पड़ा, लाइबोर प्लस 3% में, और अगर मैं डायरेक्टली लेने जा रहा था कितने में पड़ रहा था, लाइबोर प्लस 5% में। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो ऐसे में आपको डिसीजन लेना होता है क्या हम स्वैप में लोन लें या बिना स्वैप करे लोन लें। तो इसमें आपको 4 स्टेप में डिसीजन देना रहेगा। पहला स्टेप, सबसे पहले तो आप ये देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फ्लोटिंग लोन चाहिए आपको, फिक्स रेट ऑफ लोन चाहिए। दूसरे स्टेप में आप पता करो कि आप डायरेक्टली लोन लेने जाओगे तो क्या कॉस्ट पड़ेगी, और तीसरे स्टेप में आप पता करो स्वैप के थ्रू लोन लेने जाओगे तो क्या आपकी कॉस्ट पड़ेगी। स्वैप के थ्रू लोन लेते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन होते हैं, पे टू लेंडर, रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक, पे टू स्वैप बैंक, और इससे आपकी फाइनल कॉस्ट अंडर स्वैप आ जाती है, यह पता लगाओगे। 4th स्टेप में आप डिसीजन बता दो, अगर डायरेक्टली लेने पर कॉस्ट कम है और स्वैप में ज़्यादा कॉस्ट है तो स्वैप नहीं करना चाहिए, और डायरेक्टली लेने पर कॉस्ट ज़्यादा है, स्वैप में कॉस्ट कम है तो स्वैप कर लेना चाहिए। बस एग्जांपल से समझ लो, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड 2 कंपनीज है। फिक्स रेट ऑफ लोन ए लेता है 7% में पड़ेगा, बी लेता है 8.2% में पड़ेगा। फ्लोटिंग रेट लोन ए लेता है L प्लस 0.2 में पड़ेगा, बी लेता है L प्लस 0.75% में पड़ेगा। ए लिमिटेड को क्या चाहिए, फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए, बी लिमिटेड को चाहिए फिक्स रेट लोन। ठीक है, दोनों को क्या क्या चाहिए वो भी बता दिया, और दोनों लोन में क्या क्या इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है वो भी आपको पता है। अब इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए वो एक स्वैप में एंटर हो सकते हैं, और स्वैप का ट्रांजैक्शन आपको बताया हुआ है। स्वैप में अभी देखो डायग्राम बनाते जाओ जितना पन्ने देगा ए। अब देखो ए स्वैप के अंदर क्या करेगा, स्वैप बैंक को एल यानी लाइबोर पे करेगा, L प्लस 0.2% में एल पे करेगा सिर्फ, और स्वैप बैंक ये एल ले जाकर बी को दे देगा।
बी लिमिटेड विल पे 7.16% फिक्स रेट टू स्वैप बैंक। बी कितना देगा स्वैप बैंक को? 7.16%। और स्वैप बैंक ले जाकर ये किसको देगा? 7.12% में। आप बताओ स्वैप बेनिफिशियल है क्या? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और स्वैप बैंक तीनों के लिए आपको बताना है बेनिफिशियल है या नहीं है। तो देखो डायग्राम में ए कितना पे करेगा स्वैप बैंक को? एल, और स्वैप बैंक ले जाकर ये बी को दे देगा। बी कितना पे करेगा स्वैप बैंक को? 7.16%। स्वैप बैंक ले जाकर ए को कितना दे देगा? 7.12%। ये हो गया। अब देखो ए को कौन सा लोन चाहिए? फ्लोटिंग रेट लोन। लेकिन अगर ए स्वैप करता है तो ए कौन सा लोन लेगा? देखो हमेशा सिंपल सी बात है, जो चाहिए उसका उल्टा ले लूंगा मैं। मुझे चाहिए फ्लोटिंग तो मैं कौन सा ले लूंगा? फिक्स। ए ले लेगा फिक्स 7%। बी को कौन सा चाहिए? फिक्स, तो बी कौन सा ले लेगा? फ्लोटिंग। बी को फ्लोटिंग कितने पे मिलेगा? एल प्लस 0.75। बी ने ले लिया एल प्लस 0.75। ये अपना पूरा डायग्राम तैयार हो गया। बस अब आपके क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी डायग्राम बनाने के बाद। सबसे पहले ए के लिए गेन या लॉस पता कर लेते हैं स्वैप में। स्वैप में फायदा है या नहीं है। सबसे पहले देखो ए को रिक्वायरमेंट कौन सी है? ए को फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए, ठीक है। फ्लोटिंग रेट लोन अगर ए डायरेक्टली लेता है क्या कॉस्ट पड़ेगी? देखो क्वेश्चन में एल प्लस 0.2, समझ में आ गया। अब ए स्वैप के थ्रू लेता है तो क्या कॉस्ट पड़ेगी? लैंडर को ए क्या पे कर रहा है? 7%। स्वैप बैंक को क्या पे कर रहा है? एल। स्वैप बैंक से मिल क्या रहा है? 7.12। नेट देख लो क्या कॉस्ट आ रही है स्वैप के अंदर। स्वैप के अंदर इसकी कॉस्ट आ रही है एल माइनस 0.12%। तो स्वैप में आ रही है एल माइनस 0.12 और डायरेक्ट लेने पर आ रही है एल प्लस 0.2। तो फायदा कहाँ है? स्वैप, क्योंकि स्वैप में कॉस्ट कम है ना। फायदा कितना है? 0.32% का। स्वैप में ए को फायदा 0.32%। सेम ऐसे बी का निकाल लो, इसको 0.29% का फायदा आ रहा है। और स्वैप बैंक का फायदा देखो, स्वैप बैंक क्या कर रहा है? एल ए से ले रहा है, एल बी को दे रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन में तो फायदा हो नहीं रहा। दूसरे ट्रांजैक्शन में देखो बी से कितना रिसीव कर रहा है स्वैप बैंक? 7.16%। तो रिसीव फ्रॉम बी 7.16 और ए को पे कितना कर रहा है? 7.12। ए को पे कर रहा है 7.12। तो यहाँ पे स्वैप बैंक को फायदा हो रहा है 0.04%। यानी इस केस में तीनों पार्टीज को स्वैप में फायदा हो रहा है, इनको स्वैप कर लेना चाहिए। ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस पर एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा है फ्रेमिंग या डिजाइनिंग ऑफ स्वैप। इस पे क्वेश्चन भी आया था इस बार, IMIJ वाला एक क्वेश्चन है जो आपके नवंबर 20 के पेपर में आया है। डिट्टो क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व करवाया हुआ है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस फिगर्स चेंज है। तो वो क्वेश्चन अपन ने किया भी था, उसी का टॉपिक ही है। देखो फ्रेमिंग या डिजाइनिंग ऑफ स्वैप। दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको दे दिया जाता है एक दोनों पार्टीज को क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, और अब आपको एक स्वैप फ्रेम करना है। ऐसा स्वैप फ्रेम करना है कि सभी पार्टीज को फायदा हो। दो पार्टीज ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और स्वैप बैंक, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं सबको फायदा हो, ऐसा स्वैप आपको फ्रेम करना है। तो वो कैसे फ्रेम किया जाता है उसके स्टेप्स हम देखने वाले हैं। एग्जांपल से देखेंगे तब समझ में आएगा। देखो दो पार्टीज हैं, दोनों को क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है वो रेट दी हुई है। ए लिमिटेड को फ्लोटिंग चाहिए, बी लिमिटेड को फिक्स चाहिए। आपको ऐसा स्वैप डिजाइन या फ्रेम है स्वैप वेयर कॉस्ट ऑफ स्वैप इज 0.05%। आपको ऐसा स्वैप फ्रेम करना है जहां पे स्वैप की कॉस्ट कितनी आएगी? 0.05। ये कौन सी कॉस्ट होती है? सर जो स्वैप बैंक का जो प्रॉफिट होता है ना उसे कॉस्ट ऑफ स्वैप बोला जाता है। स्वैप बैंक अपना भी तो प्रॉफिट रखेगा, उसे हम कॉस्ट ऑफ स्वैप बोलते हैं। वो कितना है? 0.05%। बाकी का जो भी प्रॉफिट है स्वैप में वो दोनों पार्टीज आपस में बांट लेंगी, यानी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड 75 और 25% के रेशो में। यानी स्वैप बैंक की कॉस्ट निकालने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड किस रेशो में बांट लेंगे? 75:25 के रेशो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता कर लें पूरे स्वैप में प्रॉफिट कितना है, ताकि हम पता कर सकें ना किसको कितना मिलने वाला है प्रॉफिट, फायदा हमें स्वैप बनाना है। एक स्वैप बनाने का मतलब क्या है? ये पूरा ट्रांजैक्शन अरेंज करके देना है, ये डायग्राम बनाना है एक तरीके से। तो हमें ये पूरा स्वैप अरेंज करना है कि ए स्वैप बैंक को कितना देगा, स्वैप बैंक बी को कितना देगा, बी स्वैप बैंक को कितना देगा, स्वैप बैंक ए को कितना देगा, ये सब चीज़ें बताना। तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉफिट पता करते हैं पूरे ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉफिट निकल के कहाँ से आता है स्वैप में? प्रॉफिट निकल के आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होने की वजह से। ए और बी का देखो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी डिफरेंस है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी डिफरेंस है, तो बस यहाँ पे स्वैप हो सकता है। तो दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो भी डिफरेंस है उसका डिफरेंस ले लो। सबसे पहले फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस देखो कितना है? 8.2 और 7 यानी 1.2% का। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है? L प्लस 0.75 माइनस L प्लस 0.2% यानी 0.55% का। तो यानी इसका नेट कर लो, अब इसका भी नेट कर लो। 1.2% माइनस 0.55% कितना आया? 0.65%। यानी पूरे स्वैप में मैक्सिमम बेनिफिट ये हो सकता है। इसे हम ग्रॉस बेनिफिट या मैक्सिमम बेनिफिट इन स्वैप बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे आया वो आपको बता दिया। दोनों इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस ले लो और फिर उनका भी डिफरेंस कर लो, तो 0.65% आ गया। ये मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है स्वैप में। अब इसमें तो माइनस कर दो स्वैप बैंक का बेनिफिट। स्वैप बैंक की कॉस्ट कितनी है? 0.05%। ये बेनिफिट कौन रख लेगा? स्वैप बैंक। तो 0.65 में से 0.05 हटा दो, कितना बचा? 0.60%। यानी 0.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट ए और बी आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में? 75:25 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ए को कितना बेनिफिट मिलेगा? 0.60 का 75% यानी 0.45% बेनिफिट ए ले लेगा और बी कितना लेगा? 0.60 का 25% यानी 0.15%। ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या है? नेट बेनिफिट पता करना। दूसरा स्टेप है नेट बेनिफिट को दोनों पार्टीज में बांट देना। तीसरा स्टेप
स्वैप को फ्रेम करना, बस यही लास्ट स्टेप है। स्वैप को फ्रेम कैसे करेंगे? कई बार क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है। अभी जो क्वेश्चन आया था नवंबर 20 में, बस वो इतना ही था, मतलब इतना इजी क्वेश्चन था, बी पॉइंट है, बी स्टेप तक खत्म हो जाता था। उस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया था कि स्वैप को फ्रेम करो या डिजाइन करो, बस इतना बोला गया था स्वैप में बेनिफिट है क्या, और बेनिफिट है तो कितना कितना बेनिफिट है हर पार्टी को, बस ये पूछा गया था। फ्रेम नहीं करवाया था। फ्रेम करने वाला स्टेप है, इस पर आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, पर कभी गलती से आ जाए तो ये भी देख लो। फ्रेमिंग ऑफ स्वैप में क्या है, कई बार आपको दे देता है पूरा ट्रांजेक्शन दे दिया, ये सारी चीज़ दे दी, इसके बाद ये और बता दिया कि ए लिमिटेड एल पे करेगा स्वैप बैंक को और स्वैप बैंक एल पे कर देगा बी को, बस। अब हमें यानी वन साइड पेमेंट है। देखो स्वैप में दो पेमेंट होते हैं, एक तो ए कितना पे करेगा स्वैप बैंक को और स्वैप बैंक बी को ले जाकर दे देगा वो, और बी कितना पे करेगा स्वैप बैंक को, स्वैप बैंक ले जाकर ए को कितना देगा। तो दो पेमेंट हो गए ना, एक ए टू स्वैप बैंक टू बी, एक पेमेंट ये, दूसरा बी टू स्वैप बैंक टू ए, दूसरा पेमेंट ये। दो साइड में पेमेंट होते हैं, एक ये और एक ये आपके स्वैप में दो तरीके के पेमेंट होते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको एक साइड का पेमेंट दे देता है, ऐसा हो सकता था इस क्वेश्चन में ऐसा लिख देता, इफ ए लिमिटेड विल पे एल टू स्वैप बैंक एंड स्वैप बैंक विल पे एल टू बी लिमिटेड, यानी वन साइड पेमेंट गिवन है। दूसरी साइड निकालना बहुत ईजी हो जाता है, हमें बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेना होता है। लेकिन कई क्वेश्चन में दोनों साइड ही गिवन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में, तो हमें एक साइड अज्यूम करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे। तो एक साइड हम अज्यूम कैसे करेंगे, एक साइड गिवन है तो हम अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे, अभी एग्जांपल से समझ लेंगे हम। और अगर वन साइड गिवन नहीं है तो हम एक साइड अज्यूम करेंगे। तो पहले एक साइड अज्यूम करने वाला देख लेते हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा। एक साइड अज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब यही तो है, एक साइड गिवन है। तो एक साइड हम अज्यूम कैसे करेंगे, तो अज्यूम कैसे कर सकते हैं, देखो ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अज्यूम करना है तो कैसे करोगे, ए लिमिटेड को क्या चाहिए, फ्लोटिंग रेट लोन। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे ए लिमिटेड स्वैप बैंक को पे करेगा, फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए तो फ्लोटिंग रेट पे करेगा, पर कौन सी वाली, खुद की वाली या बी की वाली। खुद की वाली करनी होती है तो स्वैप में एंट्री क्यों होता है, ये बी वाली पे करेगा। अब ऐसा मत देखना सर बी की ज़्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट में इसका बेनिफिट ही आना है। तो ए स्वैप बैंक को पे करेगा एल प्लस 0.75% और स्वैप बैंक ले जाकर एल 0.75% बी को दे देगा। ये हम एक साइड अज्यूम कर लेंगे और दूसरी साइड पता कर लेंगे, या फिर ये भी अज्यूम कर सकते हैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी को कौन सी चाहिए, फिक्स रेट, तो बी पे करेगा स्वैप बैंक को फिक्स रेट किसकी, ए वाली। बी पे करेगा स्वैप बैंक को 7% और स्वैप बैंक ले जाकर ये ए को दे देगा और ए वो लैंडर को दे देगा। तो हमारी एक साइड बची बस कौन सी, ए स्वैप बैंक को कितना देगा, स्वैप बैंक बी को कितना देगा, ये पता करना है। तो इनमें तो कोई सा भी एक अजम्पशन ले लेंगे। अपन अजम्पशन कौन सी ले रहे हैं, ए स्वैप बैंक को पे करेगा एल प्लस 0.75% और स्वैप बैंक ले जाकर एल प्लस 0.75% किसको दे देगा, बी को। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है, देखो ए ने फिक्स रेट लोन ले लिया क्योंकि इसको फ्लोटिंग चाहिए था तो ये फिक्स ले लेगा, बी को फिक्स चाहिए था तो ये फ्लोटिंग ले लिया अपनी रेट पर। हम अजम्पशन ले रहे हैं वन साइड ट्रांजैक्शन की, वो मैंने लिख दी। दूसरी साइड हमें पता करनी है बी कितना देगा स्वैप बैंक को और स्वैप बैंक ए को कितना देगा, जो कि 8 और 8.05% आ रहा है। इसको मैंने ब्लू में इसी वजह से लिखा है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आया है, ये डायरेक्टली पता नहीं चला। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब देखो ए लिमिटेड कितना, ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ए लिमिटेड को क्या चाहिए, फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए, ठीक है। ए लिमिटेड अगर फ्लोटिंग डायरेक्टली लेता तो इसको कॉस्ट क्या पड़ती, एल प्लस 0.2%, ये पड़ती, बिल्कुल यही पड़ती। अब ए लिमिटेड को बेनिफिट स्वैप में कितना चाहिए, 0.45%। तो स्वैप का बेनिफिट क्या मतलब है, मैं डायरेक्टली लेने जाता उसमें मेरे को बेनिफिट चाहिए, तो डायरेक्टली एल प्लस 0.2 पड़ रहा है, 0.45% बेनिफिट चाहिए, तो एल प्लस 0.2 में से मैं माइनस कर देता हूँ एल प्लस 0.2 में से मैं क्या माइनस कर दूँ, 0.45। तो एल प्लस 0.2 में से मैंने माइनस किया 0.45%, तो मेरी रेट आ गई एल माइनस 0.25%। यानी स्वैप के अंदर मुझे कितनी कॉस्ट चाहिए, एल माइनस 0.25%। कितनी कॉस्ट चाहिए स्वैप के अंदर, एल माइनस 0.25%। ये समझ में आ गया क्या आपको, बस मेरे को अभी याद करो जो अभी मैंने इससे ऊपर टॉपिक पढ़ाया था, डिटरमाइन वेदर गिवन स्वैप इज बेनिफिशियल। इसमें हमने देखा था स्वैप के अंदर कॉस्ट आती कैसे है, पे टू लेंडर, रिसीव फ्रॉम एसबी, पे टू एसबी, इन तीनों को नेट कर देते हैं तो कॉस्ट अंडर स्वैप आ जाती है। अभी मुझे पता चल गई मेरी कॉस्ट अंडर स्वैप, पता चल गई ना, एल माइनस 0.25% चाहिए, मुझे डायरेक्टली कॉस्ट अंडर स्वैप पता चल गई। ये आती कैसे, पे टू लेंडर माइनस रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक प्लस पे टू स्वैप बैंक। अब देखो वही नेट करना है, पे टू स्वैप बैंक मुझे पता है, ए स्वैप बैंक को क्या पे कर रहा है, एल प्लस 0.75, ये हमने अजम्पशन ली है। ए लेंडर को कितना पे कर रहा है, 7%, ये भी पता है, लेकिन ए रिसीव कितना करेगा स्वैप बैंक से, ये नहीं पता, तो ये हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो पे टू लेंडर और रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक मैंने लिखा, ठीक है, पे टू लेंडर और पे टू एसबी मैंने लिखा, इन दोनों का टोटल किया। कॉस्ट अंडर स्वैप मुझे पता है, तो रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक निकाल सकता हूँ मैं, कॉस्ट अंडर स्वैप में से माइनस कर दूँ ये दोनों आइटम, तो 8% आ गया स्वैप बैंक से जो मुझे अमाउंट मिलेगा। स्वैप बैंक से मुझे कितना मिलना चाहिए, 8%। इक्वेशन बना लो ना, पे टू एसबी प्लस पे टू लेंडर माइनस रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक इज इक्वल टू कॉस्ट अंडर स्वैप, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक। क्लियर, बस ये पता चल गया। अब बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसको चाहिए फिक्स रेट लोन, अगर डायरेक्टली लेता तो इसको कितना पड़ता है फिक्स रेट लोन, 8.2%। इसको बेनिफिट कितना चाहिए, 0.15%।
तो ये लेस कर लेगा 8.2 में से 0.15। तो इसकी स्वैप में कॉस्ट इसको कितनी आनी चाहिए 8.05%। ये बोलेगा स्वैप में मेरे को इतनी कॉस्ट आनी चाहिए तभी लूँगा क्योंकि इसको इतना बेनिफिट चाहिए। तो ये कॉस्ट आएगी कैसे, देखो वही पे टू लेंडर L+0.75, SB से क्या मिल रहा है इसको L+0.75। हमें पता क्या करना है, ये SB को स्वैप बैंक को पे कितना करेगा। तो पे टू लेंडर और रिसीव फ्रॉम SB सेम है तो ये 0 हो जाएगा। तो नेट जो बचा वो कितना है 8.05% ही बचा, इतना ये स्वैप बैंक को पे करेगा। वही नेट कैलकुलेशन ये वाला पता चल गया। तो वन साइड आपको पता चल गई 8.05% ये पे करेगा, 8% स्वैप बैंक ए को ले जाकर दे देगा। अब स्वैप बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट निकालो। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये फाइनल में वेरीफाई भी कर सकते हो, मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हो आपने सही कैलकुलेशन करी या नहीं करी स्वैप बैंक का बेनिफिट निकाल के। अब स्वैप बैंक का इस ट्रांजेक्शन में बेनिफिट देखो क्या हुआ होगा। ए से जो कलेक्ट करा था वो बी को एज इट इज दे दिया, तो इस ट्रांजेक्शन में तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ होगा। लेकिन बी से जो 8.05% कलेक्ट करा था उसमें से ए को कितना दिया, सिर्फ 8%, तो इसको नेट बेनिफिट कितना हुआ 0.05%। अब हमने ऊपर जो बेनिफिट बांटा था उसमें देखो स्वैप बैंक को कितना बेनिफिट दे रहे थे हम 0.05% कॉस्ट ऑफ स्वैप। बस इसका मतलब हमारा जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। अल्टरनेटिवली दूसरी साइड हम वो भी अज्यूम कर सकते थे, उससे भी सॉल्व कर सकते थे, वो मैंने लिखा है। इंटरेस्ट रेट स्वैप आपका कंप्लीट हो चुका है, इस पर आपका क्वेश्चन भी आ चुका है। इसको आप टॉपिक को ढंग से पढ़ना रहेगा, आगे आने वाले टाइम में भी इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। अब दूसरा देखो करेंसी स्वैप, ये क्या होता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप में इंटरेस्ट रेट के लोन जिस भी इंटरेस्ट रेट पे होता है उसको हम स्वैप कर लेते हैं। करेंसी स्वैप में फॉर एग्जांपल से समझो मैं इंडियन कंपनी हूँ, एक अमेरिका की कंपनी है। मैं इंडिया में कंपनी हूँ लेकिन मुझे डॉलर का लोन चाहिए $1,00,000 का। अमेरिका में एक कंपनी है उसे रुपीज़ में लोन चाहिए। कितना लोन चाहिए उसे, आज की तारीख में इतना लोन चाहिए जो $1,00,000 के बराबर आ जाए, उतना रुपीज़ में लोन चाहिए। आज की तारीख में स्पॉट रेट है $1 = ₹40, यानी उसे 40 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए। ठीक है, यानी दोनों को अमाउंट बराबर ही चाहिए, इक्विवेलेंट। आज की एक्सचेंज रेट के इक्विवेलेंट अमाउंट ही तो चाहिए। इंडिया वाले को बस डॉलर में चाहिए, अमेरिका वाले को रुपीज़ में। यानी इंडिया वाला जो रुपीज़ में जिंदा रहता है उसको तो डॉलर में लोन चाहिए, और अमेरिका वाला जो डॉलर में जिंदा रहता है उसे रुपीज़ में लोन चाहिए। तो अब देखो डॉलर इंटरेस्ट रेट क्या है लोन की। डॉलर का लोन अगर लेने जाते हैं, अमेरिका वाला पर्सन डॉलर का लोन लेने जाता है तो उसे 4% में मिलेगा, इंडिया वाले को 5% में। और रुपीज़ का लोन लेने जाना है तो इंडिया वाले को 12% में मिलेगा, अमेरिका वाले को 13%। सिंपल सा हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि जिस करेंसी का लोन है उस कंट्री का बंदा अगर लोन लेने जा रहा है तो उसको थोड़ा सस्ता मिल रहा है, बाहर वाले को महंगा। ऐसा होता भी है, फॉरनर हमारे इंडिया में आते हैं तो उनको लूट लिया जाता है, बेचारों से ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर लेते हैं लोग। तो ये सब जगह ही होता है, आप कहीं बाहर जाओगे तो आपसे भी ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है, आप कुछ वहाँ पर परचेज करते हो। वही चीज़ लोन के केस में भी होती है। तो अब यूएस वाला पर्सन ने देखा कि यार मेरे को रुपये का लोन चाहिए, इंडिया वाले पर्सन को 12% में मिल रहा है, मुझे 13% में। तो उसने सोचा यार काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इंडिया वाले पर्सन से लोन स्वैप कर लूँ, मैं डॉलर में ले लूँ, कोई इंडिया वाला पर्सन मिल जाए जिसको डॉलर का लोन चाहिए हो, उसको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी होगा। तो इसके लिए वही इच्छा पूर्ति करने के लिए स्वैप बैंक अवेलेबल है, वो इच्छा पूरी करवा देगा। आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि जिस दिन लोन खत्म होगा, यानी हम ये इस एग्जाम्पल में मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि लोन 1 साल बाद खत्म हो जाएगा। तो 1 साल बाद जब लोन खत्म होगा उस दिन एक्सचेंज रेट है 38 रुपीज़। उस दिन एक्सचेंज रेट कितनी हो गई 38 रुपीज़। जिस दिन लोन खत्म होगा उस दिन एक्चुअल में हो गई 38 रुपीज़। चलिए अब पूरा ट्रांजैक्शन देखो कैसे होगा। यूएस वाला बंदा और इंडियन कंपनी, जीरो टाइम पे क्या होगा, इनको स्वैप बैंक का पता चल गया। अब ये क्या करेंगे, यूएस वाले को क्या चाहिए था रुपये का लोन, तो ये कौन सा लेगा, जो चाहिए होता है उसका उल्टा ले लेते हैं स्वैप में। तो ये किसका ले लेगा, डॉलर का लोन। इसको कितने में मिलेगा, यूएस वाले को डॉलर का लोन 4% में मिल जाएगा। इंडिया वाले को किसका चाहिए, डॉलर का, तो ये किस में ले लेगा, रुपये में लोन। कितना, 40 लाख रुपीज़। कितने, इसको किस रेट में मिल जाएगा, 12% पर रुपये का लोन। ठीक है, अब क्या होगा, ये स्वैप बैंक के पास जाएंगे। तो अमेरिका वाला पर्सन को डॉलर का लोन ले लिया, इसको डॉलर चाहिए नहीं, तो ये डॉलर ले जाकर स्वैप बैंक को दे देगा। स्वैप बैंक ये डॉलर ले जाकर इंडिया वाले पर्सन को दे देगा जिसको डॉलर चाहिए थे। अब ये बोलेगा इंडिया वाले को, देख मैंने तेरी इच्छा पूरी करवा दी ना, अब एक काम कर, जो तूने रुपये का लोन लिया हुआ है वो मुझे दे। तो इंडिया वाला बोलेगा ले ले, ठीक है, मेरे को डॉलर चाहिए थे, तू रुपये ले ले, उसके बदले इक्विवेलेंट। तो ₹40 लाख स्वैप बैंक कलेक्ट कर लेगा इंडिया वाले से, और ये ले जाकर अमेरिकन पर्सन को दे देगा, ले भाई तेरे को मैंने $1,00,000 के बदले ₹40 लाख का लोन दे दिया। दोनों खुश हैं आपस में, बस मस्त यूटिलाइज कर रहे हैं दोनों प्रिंसिपल अमाउंट को। अब ईयर एंड आ गया, जिस दिन लोन खत्म होना था तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, यानी हर इंटरेस्ट पेमेंट की ड्यू डेट पर ये चीज़ होगी। अब क्या होगा, स्वैप बैंक गया इंटरेस्ट पेमेंट की ड्यू डेट पर अमेरिका वाले पर्सन का, बोलेगा देख मैंने तो रुपये का लोन दिया था, अब तो उसका लोन का फ़ायदा उठा रहे हैं रुपये के लोन का, तो ला उस पर इंटरेस्ट दे। इंटरेस्ट कितना देगा, वही 12% के अकॉर्डिंग। ठीक है, 12% बनता है, 12% पे तो लिया था इंडिया वाले पर्सन ने, तो 40 लाख का 12% 4,80,000। तो स्वैप बैंक कलेक्ट कर लेगा अमेरिकन पर्सन से और इंडिया वाले को दे देगा ये लोन, ये इंटरेस्ट। और इंडिया वाला इस इंटरेस्ट का क्या करेगा, लेंडर को दे देगा जिससे उसने लोन लिया था। अब इंडिया वाले को बोलेगा देख मैंने तेरे को डॉलर का लोन दिलाया, तो डॉलर पे इंटरेस्ट पे कर, कितना है डॉलर पे 4%, तो कितना $1,00,000 का 4% 4,000। इंडिया वाले से कलेक्ट करा, अमेरिकन पर्सन को दे दिया, अमेरिका वाला अपने लेंडर को जिससे इसने लोन ले रखा था डॉलर का, उसको इंटरेस्ट पे कर देगा।
अब लोन का पीरियड खत्म हो गया, प्रिंसिपल रीस्वैप हो जाएंगे। अमेरिका वाले पर्सन को बोलेगा स्वैप बैंक, भाई लोन का पीरियड खत्म हो गया, वापस दे रुपीस का लोन, तो रुपये 40 लाख वापस देगा अमेरिकन। ये स्वैप बैंक इंडियन पर्सन को दे देगा, इंडियन पर्सन लैंडर को अपना रीपेमेंट कर देगा। इंडिया वाले को बोलेगा भाई तू भी वापस दे $1 लाख, कलेक्ट करेगा, अमेरिकन पर्सन को देगा, अमेरिकन पर्सन ये लैंडर को वापस कर देगा। ये ट्रांजेक्शन होगा, बस इसी ट्रांजेक्शन में गेन लॉस हो जाएगा। कैसे आएगा वो देख लो। यूएसए वाली कंपनी को देखो स्वैप के अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट क्या पड़ी। स्वैप के अंदर देखो इसने यूएस वाली कंपनी ने स्वैप में लैंडर को क्या पे किया, $4000। इसको स्वैप बैंक से क्या मिला, $4000, जो स्वैप बैंक ने इंडियन पर्सन से कलेक्ट किया था। और अमेरिकन पर्सन ने स्वैप बैंक को दिया क्या, $4,80,000। लेकिन अमेरिकन पर्सन को रुपीज़ समझ में आते हैं क्या नहीं, उसको क्या समझ में आता है, डॉलर। तो 4,80,000 को डॉलर में कन्वर्ट कर लो। तो जिस दिन इंटरेस्ट पे किया उस दिन एक्सचेंज रेट क्या थी, 38 रुपीज़ ईयर एंड पर, ठीक है, ये तो रेट थी। तो 38 से डिवाइड कर दिया 4,80,000 को, तो डॉलर में आ गया $12,631.58। इसको नेट किया तो $12,631.58। तो यूएस पर्सन अगर स्वैप के थ्रू रुपीज़ का लोन लेता है तो उसको कॉस्ट क्या आएगी इंटरेस्ट की, $12,631। ठीक है, यहाँ पे भी वही 3 कंपोनेंट है, पे टू लैंडर, रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक, पे टू स्वैप बैंक। ये तीनों कंपोनेंट रहते हैं हमेशा स्वैप के हर क्वेश्चन में। अब ये यूएस की कंपनी अगर डायरेक्टली लोन लेता रुपये का तो क्या कॉस्ट पड़ती, 40 लाख का लोन चाहिए था, ये लोन लेने जाता इसको 13% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो 40 लाख का 13% 5,20,000 रुपये, समझ में आते नहीं, डॉलर में कन्वर्ट करेगा ये। तो 5,20,000 डिवाइडेड बाई 38 रुपीज़, जिस दिन इंटरेस्ट पे करेगा उस दिन की रेट, क्योंकि उस दिन ये डीलर के पास जाएगा, उसको बोलेगा भैया रुपये में मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, डॉलर ले ले रुपये दे दे, वो 38 के रुपये में इसको देगा। तो कितना आ गया, 13,684.21। तो बताओ इसको फ़ायदा किस में हुआ, स्वैप में फ़ायदा हुआ। ऐसे इंडियन पर्सन लैंडर को क्या पे कर रहा है स्वैप में, 4,80,000। स्वैप बैंक से मिल भी कितना रहा है, 4,80,000, जो स्वैप बैंक ने अमेरिकन पर्सन से कलेक्ट किया था। और स्वैप बैंक को ये पे क्या कर रहा है इंडियन पर्सन, $4,000। इंडिया वाले को डॉलर समझ में नहीं आते, ये रुपये में बताएगा, रुपये कितना है 38, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1,52,000 रुपीज़। इंडियन पर्सन अगर डॉलर का डायरेक्ट लोन लेता तो इसको क्या रेट पड़ती, 5%। तो 1 लाख का 5% $5,000, रुपये में कन्वर्ट करेगा 5,000 मल्टीप्लाई बाई 38, 1,90,000 रुपीज़। तो इसको भी स्वैप में फ़ायदा हुआ, दोनों पर्सन को स्वैप में फ़ायदा हो रहा है। सेम वैसी ही चीज़ें जो हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप में किया था, बस यहाँ पे अमाउंट में कैलकुलेशन हो रही है क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट गिवन था अपने एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंसी स्वैप में भी 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या स्वैप बेनिफिशियल है या नहीं है, और दूसरा डिजाइनिंग या फ्रेमिंग ऑफ स्वैप। हमें क्या करना है, सारे प्रोसीजर, सारी कैलकुलेशन, सारे स्टेप एग्जैक्ट सेम है जो इंटरेस्ट रेट स्वैप में करे थे, बस कुछ भी अलग नहीं है। आपको जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप में फिक्स रेट लोन और फ्लोटिंग रेट लोन दिया हुआ है, ऐसे करेंसी स्वैप का क्वेश्चन आए और यूएस का लोन लिया हुआ है और इंडियन रुपये का लोन लिखा हुआ है। आप यूएस के लोन को फिक्स रेट लोन मान लो और इंडियन कंपनी के लोन को माइंड में फ्लोटिंग रेट लोन मान के चलो, मतलब कोई सा भी मान लो, यूएस को फ्लोटिंग मान सकते हो, इंडियन को फिक्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इनको फिक्स और फ्लोटिंग वही मान के करो। मतलब इस क्वेश्चन को भी इंटरेस्ट रेट स्वैप मान के करो, करेंसी स्वैप के क्वेश्चन को भी इंटरेस्ट रेट स्वैप का क्वेश्चन मान के सॉल्व कर दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेम प्रोसीजर होता है। ठीक है, कॉम्बाइंड स्वैप में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कॉम्बाइंड स्वैप में क्या होता है, करेंसी भी मिक्स होती है और फिक्स फ्लोटिंग भी मिक्स होता है, वहाँ आपको आप असम्पशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिक्स और फ्लोटिंग वहाँ आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो कॉम्बाइंड स्वैप भी ऐसे ही सोल्व होगा। तो स्वैप का जो मेजर टॉपिक है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब स्वैप का एक छोटा सा टॉपिक और है स्वैप से रिलेटेड, वो देखो टाइप्स ऑफ स्वैप। सर अभी तो देखा, ये तो थे कि किस किस तरह के हो सकते हैं, किस चीज़ का स्वैप हो सकता है, किस चीज़ का स्वैप हो सकता है, और अभी हैं फीचर्स के बेसिस पर टाइप्स ऑफ स्वैप। फीचर्स क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाओगे तो कुछ फीचर्स के बेसिस पे आपको टाइप्स ऑफ स्वैप देखने को मिलेंगे, फीचर्स क्या क्या है। ठीक है ना, तो फीचर्स के बेसिस पे देखो, एक 2 तरीके के स्वैप होते हैं, एक होता है प्लेन वनीला स्वैप, जेनरिक स्वैप या ऑल इन कॉस्ट AIC स्वैप, कुछ भी बोल सकते थे, प्लेन वनीला, जेनरिक, ऑल इन कॉस्ट, ये तीनों एक ही है। या फिर ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, ये एक और है। मतलब 2 तरीके के स्वैप होते हैं फीचर्स के बेसिस पर। फीचर क्या होते हैं, प्लेन वनीला, जेनरिक, ऑल इन कॉस्ट स्वैप, इसमें फीचर क्या है, इसमें सबसे पहला अगर ये स्वैप है तो इसमें सारी कैलकुलेशन, इस स्वैप के अंदर सारी कैलकुलेशन 360 डेज साल में अज्यूम करके यूज में ली जाती है। मतलब जितनी भी कैलकुलेशन करोगे आप उसमें ये अज्यूम करोगे कि एक साल में 360 दिन होते हैं, कभी भी 365 दिन यूज में नहीं लोगे, एक्चुअल में यही चलता है। ठीक है, पहली असम्पशन ये होती है इस स्वैप में। दूसरी असम्पशन, ऑल इन कॉस्ट इस स्वैप का नाम है। तो ऑल इन कॉस्ट का मतलब क्या है, ऑल इन कॉस्ट इंटरेस्ट रेट होती है एक। ऑल इन कॉस्ट इंटरेस्ट रेट, आपको आप बाजार में गए लोन लेने, उसने बोला ऑल इन कॉस्ट इंटरेस्ट रेट है 10%, इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। ऑल इन कॉस्ट इंटरेस्ट रेट का मीनिंग क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट को ही हम बोलते हैं ऑल इन कॉस्ट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इस स्वैप का नाम किनके ऊपर है, फिक्स इंटरेस्ट रेट वालों के नाम के ऊपर है। ठीक है, तो यानी ये स्वैप समझो किसके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, फिक्स इंटरेस्ट वालों के लिए। यानी कोई पर्सन जिसने फ्लोटिंग लोन ले रखा है ऑलरेडी और उसको फिक्स चाहिए, मैं एक पर्सन हूं जिसने मैंने फ्लोटिंग लिया हुआ है, मुझे फिक्स लोन चाहिए, तो ये स्वैप मेरे को ज़्यादा बेनिफिट करेगा क्योंकि मेरे नाम पर ही तो बना है। तो इस स्वैप के अंदर कोई ऐसा पर्सन जिसने फ्लोटिंग लोन लिया हुआ था लेकिन अब इसको फिक्स चाहिए, तो इसे क्या बोला जाएगा, इस पर्सन को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेयर।
ठीक है। और एक दूसरा पर्सन है जिसने फिक्स लिया हुआ था और अब उसको फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए, तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर। जैसे अपने केस में ए और बी थे, मिस्टर ए को कौन सा लोन चाहिए था, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन ले रखा था उसने फिक्स, तो मिस्टर ए को क्या बोला जाएगा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर। और बी को कौन सा लोन चाहिए था, फिक्स, लेकिन ले कौन सा रखा था, फ्लोटिंग, तो बी को बोला जाएगा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेयर, क्योंकि इसे फिक्स पे करना है स्वैप के अंदर। ठीक है, तो ये स्वैप जो बनाया जाता है AIC स्वैप, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेयर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, उसको फायदा किया जाता है। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेयर को इस स्वैप के अंदर पेमेंट जो करना होता है इंटरेस्ट का, वो 30 डेज मानकर पेमेंट करना होता है कि एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं। तो सर इसमें क्या अलग बात है, जुलाई और अगस्त का मंथ, उसमें कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं एक मंथ में, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पेयर को अगर जुलाई का इंटरेस्ट पे करना है तो सिर्फ 30 डेज का पेमेंट करेगा ये। सर इसको तो बहुत फायदा हो गया, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके नाम से ये स्वैप बना है। तो कैसे पेमेंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट n मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जिसे हम AIC इंटरेस्ट रेट बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय कितने दिन का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, 30 डेज ऑफ इंटरेस्ट 30 आ जाएगा। ठीक है, जितने भी मंथ का होगा, मान लो जुलाई और अगस्त का पेमेंट करना है इसको इंटरेस्ट का, तो 60 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, चलिए फिर है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर। इस स्वैप के अंदर जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर होता है, स्वैप में हमेशा दो पार्टी होती है, एक फिक्स पे करता है और एक फ्लोटिंग पे करता है। जो फ्लोटिंग वाला होता है उसको नुकसान होता है, उसको एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना होता है। यानी जुलाई और अगस्त का अगर फ्लोटिंग वाले को इंटरेस्ट पे करना है स्वैप के अंदर, तो उसको एक्चुअल जो डेज है यानी 62 डेज का पे करना पड़ेगा। तो ये कितना करेगा, 62 का। तो सर इस बेचारे को तो नुकसान होगा, तो नुकसान होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होगा नुकसान। प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ये ऑल इन कोर्स स्वैप में फिक्स दोनों लोग एंटर होते हैं, तो फिक्स वाले को भी पता है मुझे फायदा होगा, फ्लोटिंग वाले को पता है मुझे नुकसान होगा, क्योंकि स्वैप के रूल्स ही ये होते हैं, स्वैप के रूल हैं ये, इन रूल के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। सबको पता है कि स्वैप में फिक्स वाले को फायदा होता है, फ्लोटिंग वाले को फायदा होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये ऑलरेडी स्वैप में एंटर होते टाइम जो AIC रेट है ना, उसी के अंदर 0.1-0.2% का एडजस्टमेंट कर लेते हैं ऑलरेडी, डेज ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें एडजस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ताकि किसी को ज़्यादा फायदा ना हो, किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, इसके बाद ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, दूसरा स्वैप। ये क्या होता है, सेम एग्जैक्ट प्लेन वनीला स्वैप है। जो प्लेन वनीला स्वैप AIC स्वैप जो भी अपन ने पढ़ाना सेम वही है, बस एक एक्स्ट्रा फीचर है, ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर को और ज़्यादा दुख देता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर ऑलरेडी बेचारा दुख में था AIC स्वैप में, अब इसमें इसको और ज़्यादा दुख मिलता है। नाम क्या है इसका, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, रातों रात इंटरेस्ट इस पर कंपाउंड होगा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर को ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप में हर दिन का इंटरेस्ट कंपाउंड कर करके पे करना है, यानी आज जो इंटरेस्ट बना, कल आज वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा के पे करना है, फिर अगले दिन उस पर भी इंटरेस्ट पे करना है, फिर अगले दिन उस पर भी इंटरेस्ट पे करना है, यानी डेली इसका इंटरेस्ट कंपाउंड होता चला जाएगा। यानी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेयर को डेली बेसिस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे करना है, वो हो जाता है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। ठीक है, ये दो तरीके के स्वैप होते हैं, इस पर भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप ये कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है। ये टॉपिक आपका स्वैप का भी कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक देख लो फॉरवर्ड रेट का, जो इस चैप्टर में मैं बता रहा हूँ, बाकी सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी अपन देख सकते हैं, सेम सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी कवर हो जाता है ये टॉपिक। यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, और यहाँ पे एक टॉपिक मैं लिख रहा हूँ फॉरवर्ड रेट। तो इस चैप्टर में पढ़ाने का बस यही पर्पज़ है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट FRA अलग है और फॉरवर्ड रेट अलग है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर लेते हैं और फॉरवर्ड रेट पूछ ली जाती है क्वेश्चन में, और वो FRA समझ लेते हैं क्वेश्चन को, जबकि FRA का क्वेश्चन ही है। फॉरवर्ड रेट अलग चीज़ होती है। फॉरवर्ड रेट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगले आने वाले 5 सालों में एक पर्टिकुलर एसेट से कैश फ्लो मिलने वाले हैं। पहले साल 1000 रुपये का कैश फ्लो मिलेगा, दूसरे साल 3000, तीसरे साल 5000, चौथे साल 500 और छठे साल 10,000, कुछ ऐसे कैश फ्लो मिलने वाले हैं। उनका मेरे को PV करना है। सपोज डिस्काउंटिंग रेट है 10%, तो मैं पहले साल के PV फैक्टर से पहले साल वाले कैश फ्लो को करूँगा, दूसरे साल के PV फैक्टर से दूसरे साल वाले को PV करूँगा। ठीक है, वो डिस्काउंटिंग रेट है। लेकिन क्या हो अगर हर साल की डिस्काउंटिंग रेट अलग हो, पहले साल डिस्काउंटिंग रेट है 10%, दूसरे साल रेट हो जाएगी 9%, तीसरे साल रेट हो जाएगी 8%, चौथे साल रेट हो जाएगी 8.5%, तो क्या हो, तो उस केस में जो ये डिस्काउंटिंग रेट हर साल की अलग अलग है ना, इन्हें ही बोला जाता है फॉरवर्ड रेट। तो पहले साल के को हम PV कैसे करेंगे, पहले साल के को हम PV करेंगे 1000 रुपीज़ का कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 1 + 0.10, पहले साल का PV। ठीक है, दूसरे साल वाले को कैसे करेंगे, दूसरे साल कैश फ्लो है मेरा 3000, तो 3000 डिवाइड बाई 1.10, इसकी पावर क्या कर देते हैं हम, अगर कुछ नहीं होता तो 2 कर देते, पर नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे। 1.10 तो पहले साल का, दूसरे साल का क्या है डिस्काउंटिंग रेट 9%, तो 1.09, 1.10 मल्टीप्लाई बाई 1.09, तो क्या हो गया, दूसरे साल के कैश फ्लो को पहले तो दूसरे साल में हम दूसरे साल के एंड में जो मिलने वाला था उसे PV करके हम फर्स्ट ईयर के एंड में लेके आए 9% की रेट से PV करके। अब 9% की रेट से PV करके हम फर्स्ट ईयर के एंड में ले आए। अब फर्स्ट ईयर के एंड से 0 टाइम पे लाने के लिए हमें कौन सी रेट से PV करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर की जो डिस्काउंटिंग रेट है 10%। अब जो आया उसे हम 10% से PV करेंगे, यानी PV में डिवाइड में क्या आ गया 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.09। थर्ड ईयर का कैश फ्लो है 5000, उसे कैसे PV करेंगे 1.10
मल्टीप्लाई बाय 1.09 मल्टीप्लाई बाय क्या डिस्काउंटिंग रेट है थर्ड ईयर की 8%, तो 1.08। समझ में आ गया? ऐसे फोन चलता रहेगा। ये होती है फॉरवर्ड रेट। तो आपसे क्वेश्चन में पीवी वैल्यू दे रखी होती है, फ्यूचर के कैश फ्लो दे रखे होते हैं, बस आपसे पूछ लिया जाता है फॉरवर्ड रेट बताओ क्या होगी। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर भी, ये एग्जाम में आया हुआ है 1-2 बार। तो फॉरवर्ड रेट कैसे निकालोगे? पीवी वैल्यू सामने रख लोगे, फ्यूचर का कैश फ्लो रखोगे, डिवाइड में डिस्काउंटिंग रेट। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले साल की आप फॉरवर्ड रेट पता करोगे। ठीक है, पहले आप पहले साल की एक ट्रांजैक्शन लोगे जिसमें पहले साल का सिर्फ एक ही साल का कैश फ्लो है। एक ऐसा ट्रांजैक्शन उठाओगे, क्वेश्चन में 3-4 सिनेरियो दे रखे होंगे जिसमें पहले साल ऐसा कैश फ्लो दे रखा होगा जो बस एक साल का ही है, उससे आप पता कर लोगे पहले साल की फॉरवर्ड रेट, एक पता चल जाएगी। फिर ऐसा कैश फ्लो उठाओगे दूसरा सिनेरियो जिसमें 2 साल के कैश फ्लो हैं, तो पहले साल के डिस्काउंटिंग रेट पता चल गई, दूसरे की बैलेंसिंग फिगर पता कर लोगे, फिर तीसरे साल की पता करोगे, एंड सो ऑन चलता जाएगा। एक क्वेश्चन है उसको करके देख लीजिएगा। तो वो क्वेश्चन तो अभी अपन देखेंगे नहीं, रिवीजन लेक्चर है अपना। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर अपना रिवाइज हो गया है और डेरिवेटिव से रिलेटेड ही था ये चैप्टर। डेरिवेटिव का ही एक सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, अलग नाम से इस चैप्टर को आपको दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर, लेकिन अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और ये चैप्टर भी एग्जाम में 8 मार्क्स का आ ही जाता है, मिनिमम 8 मार्क्स का तो आप मान के चलिए। तो इस चैप्टर को आप आराम से कर लीजिएगा। सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, एनरोल कोर्स के प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने क्लास में क्वेश्चन बैंक दिया हुआ ही है, आप लोग बस वो रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरे किसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।